पूरे भारत में लगभग 5 से 7 लाख कोचेज हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वो एक बेसिक इनकम भी नहीं कमा पा रहे। मैंने आपको कोचिंग सिखाना बंद कर दिया है भाई। तूने बंद नहीं किया, तेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा है। तो लोग ब्रांड तो बनना चाहते हैं, है ना, लोग ट्रेनर तो बनना चाहते हैं, पर उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है ना उसको समझते ही नहीं है। उनको शॉर्टकट चाहिए उस सफलता के लिए जो शॉर्टकट से आज तक किसी की नहीं आई है। हम क्या सोचते हैं, एक बार रिकॉर्डेड कोर्स बना दिया वही बेचेंगे। आपको क्या फर्क लगता है इंटरनेशनल कोचेज और इंडियन कोचेस के माइंडसेट में, साइकोलॉजी में क्या फर्क है? क्यों भाग गए भाई दुबई? आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे तो ये बात इतनी कड़वी है कि लोगों को ना बहुत चुभ जाती है ये बात। 25 लाख रुपए बना रहे हो, आपके पास पूरी टीम मिला के कितनी सैलरी देते हो? तो बोले 1-2 लाख रुपए। मैंने कहा बस यही गलती हो रही है। स्पीकर्स ट्रेनर्स यही मिस्टेक करते हैं, वो अपने से इंटेलिजेंट आदमी हायर नहीं करना चाहते इनसिक्योरिटी के कारण। आपको लगता है स्पीकर कोचेज इनसिक्योर होते हैं? जिस पब्लिक ने आपको हीरो बनाया वही पब्लिक आपसे मिलने के लिए, आपसे फोटो लेने के लिए उत्साह में आती है। आपके बॉडीगार्ड उसको धक्का दे के गिरा देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो मिस्टर बीस्ट है। मैं बैठा हूँ पूरे 50 लाख डॉलर्स की कैश पर और इनके लिए मुकाबला करेंगे। गेट्स खोले जाए। ये सभी 2000 कंटेस्टेंट्स। भारत में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो लॉसेस में ही हैं, और यहीं अगर मैं इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूं वो प्लस में भी हैं, प्रॉफिट में भी हैं। लोग बोलते हैं वो खुद तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो क्या मुझे कंटेंट करना सिखाएगा? गुरु द्रोणाचार्य है, खुद इतने बड़े धुरंधर नहीं थे जितने अर्जुन थे। आपको लोग चाणक्य क्यों बोलते हैं? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। हम हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए सोचते हैं। आज हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिससे आप पैसा कमा सकें, किसी और लोगों को पढ़ाकर, समझाकर, सिखाकर। लेकिन आपको मालूम है, बिना एक्सपर्ट के जब भी हम चलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? गड्ढे में ही गिरेंगे, और हम आपको गिरने देंगे नहीं। आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो देश के जितने भी जाने माने आप कोचेस को जानते हैं, जितना भी बड़ा नाम आप जानते होंगे, उनके साथ उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिश्ता है। कहीं ना कहीं उनके साथ कोलैब है किसी ना किसी तरह से। देश में वो जितने भी हमारी कम्युनिटी है उसमें चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी का आज भी कोई तोड़ नहीं है। मैं मिलवाने वाला हूँ आज आपको द चित्रेश सोनी सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और विकास जी, मैं अपने आप को बड़ा सच में किस्मत वाला समझता हूँ कि आपने मुझे इस कुर्सी पे बैठने का मौका दिया, क्योंकि आप में जो प्रश्न पूछने की कला है, मुझसे कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है, मैं बोलता हूँ विकास जी के चैनल पे जाके पॉडकास्ट करो, सर्वेश मिश्रा के चैनल पे जाके पॉडकास्ट करो, और शालिनी कपूर तिवारी के चैनल पे जाके पॉडकास्ट करो, क्योंकि ये 3 लोगों की जो प्रश्न पूछने की कला है ना वो बहुत अद्भुत है। तो मैं खुद आपके प्रश्न पूछने की कला का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं सच में आज बड़ा किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे पाऊँ। ये तो आप बहुत हम्बल हो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। और आज अनडिवाइडेड टाइम जो हम स्पेंड करने वाले हैं, ये मुझे भी बेनिफिट देगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। भूलना मत, पूरा एपिसोड एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। चित्रेश भी, आप पूरे भारत में लगभग 5 से 7 लाख कोचेज हैं। हर कोई दूसरे को ट्रेन करने के लिए खुद ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि खुद वही कोच, उन इतने सारे कोचेस में से भी मुश्किल से शायद 3 या 4% लोग ऐसे ही हैं जो 1 लाख रुपए भी मुश्किल से कमाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर जब चाणक्य बैठे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, तो कारण बताएं कि ऐसा क्या कारण है कि वो एक बेसिक इनकम भी नहीं कमा पा रहे। बहुत अच्छा सवाल पूछा विकास जी। अब आप ये बताइए विकास जी, कोई भी बड़ा काम जब हम शुरू करते हैं तो पहले पैसा आता है या पहले ब्रांड आता है? पहले ब्रांड आएगा। ठीक। एक बार ब्रांड आ जाएगा तो पैसा आने की कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं। ठीक। तो लोग ब्रांड तो बनना चाहते हैं, है ना, लोग ट्रेनर तो बनना चाहते हैं, पर उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है ना उसको समझते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, किसी भी एक XYZ ट्रेनर को देखा, उसने अपने BMW, ऑडी, मर्सिडीज दिखा दी, बंगला दिखा दिया, है ना, बड़ी लग्जरी दिखा दी, और वो ये सोचने लगते हैं कि ये मैं भी बहुत आसानी से कर लूंगा। ठीक। और आसान है भी, मुश्किल नहीं है, पर आसान का जब आप बेसिक्स करोगे
तो जब आप उसको एस्पिरेशन, मतलब आपकी एस्पिरेशन वहां पे क्या है, BMW खरीदनी एस्पिरेशन है, आपकी एस्पिरेशन क्या है वहां पे, बंगला बनाना एस्पिरेशन है। इस एस्पिरेशन को जब आप अपने रियल एस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दो ना, कि मेरा एस्पिरेशन होना चाहिए कि आशु यदि मुझसे सीखने आया है, तो जो आशु एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे पास आया है ना, मैं पहले वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूं। वैल्यू आपकी एस्पिरेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली आपका कस्टमर आपके पास, आपका ट्रेनी आपके पास जिस काम से लिए आया है, आपकी वो एस्पिरेशन होनी चाहिए, आपकी वो सेल्फ टॉक होनी चाहिए। सेल्फ टॉक भी वही होनी चाहिए। जब भी आप रात में सोने जाओ तो सोने के समय आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आज 20 लोगों को मैंने ट्रेंड किया, पर क्या वो 20 लोगों को मैं वो चीज दे पाया जिस चीज के लिए वो मेरे पास आए थे। कैसे पता लगता है ये, थोड़ा सा? सर बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है विकास भाई। जब हम सेशन करते हैं तो सेशन के दौरान जो आपकी मेंटीज सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल बताते हैं कि वो आपसे कितने सेटिस्फाइड हैं। ओके। ठीक, वो फीडबैक बताते हैं कि वो आपसे कितने सेटिस्फाइड हैं। ठीक, फिर आपका उन पे रेगुलर वॉच रखिए। अब अक्सर ट्रेनर क्या करते हैं कि मान लीजिए विकास जी फेसबुक ऐड करके यूट्यूब वीडियो बना के बड़े सफल हो गए, तो हम भी सफल होंगे वैसे ही रास्ते से, पर विकास जी ने 5 साल लगाया वो सफलता हासिल करने के लिए, मुझे 5 महीने चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनको शॉर्टकट चाहिए उस सफलता के लिए जो शॉर्टकट से आज तक किसी की नहीं आई है। 5 साल का काम 5 साल में ही होगा। 5 साल का काम नहीं, 5 साल का काम 4 में हो जाएगा, क्योंकि 5 में यदि विकास जी ने किया है पहली बार, तो आपने विकास जी को करते देख लिया। अब विकास जी ने जहां जहां कोई मिस्टेक्स की थी, वो मिस्टेक्स आप कम करोगे, तो आपका वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो सॉरी कम हो जाएगा वो मिस्टेक्स, क्योंकि आपको करनी नहीं है। हमने दूसरे के रास्ते से सीख लिया। एग्जैक्टली मान लीजिए विकास जी ने 5 मिस्टेक की थी और आपको पांचों मालूम है, तो हो सकता है आपके जीवन में 3 मिस्टेक हो, 2 मिस्टेक हो, 1 मिस्टेक हो, ओके। पांचों तो नहीं होंगी यदि आप वाह। समझदार हैं तो, है ना। तो पहली चीज क्या होती है कि आप वो सफलता जिसको उसने हासिल किया 5 साल में, आप उसको 5 महीने में करना चाहते हो, तो वो 5 महीने करने के चक्कर में आप है ना, जितना आपके पास अर्थव्यवस्था होती है सब झोंक देते हो। दे 2 लाख का फेसबुक ऐड, 5 लाख का मेटा ऐड, इंस्टा ऐड, गूगल ऐड, ये ऐड वो ऐड, यहाँ पे पीआर वहां पे पीआर। जब एक बार आप बर्नआउट हो जाते हो, उसके बाद आप मार्केट से गायब हो गायब। जाते हो। यदि आप वो जो आपने 5, 10, 15, 20 लाख रुपए अपनी झूठी मार्केटिंग में लगाया, झूठी मार्केट। झूठी मार्केटिंग, आपके पास BMW नहीं है, फिर आप BMW की फोटो बना रहे हो, ये झूठी मार्केटिंग है ना। यही पैसा, यही इन्वेस्टमेंट आप उसके ऊपर लगाओ जो आपसे सीखने आया है। हम क्या सोचते हैं, एक बार रिकॉर्डेड कोर्स बना दिया वही बेचेंगे। हाँ, मोस्टली यही कोर्सेज इस तरह सोचते हैं हम। मैं 100% रिकॉर्डेड कोर्स ही बेचने बोलता हूं, पर मैं बोलता हूं रिकॉर्डेड कोर्स बेचने के पहले आप अपने कस्टमर से बात कर करके उस रिकॉर्डिंग को उस लेवल पे तो बना दो कि सामने वाले को लगे ये लाइव चल रहा है। ओके, बात आपकी ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो में गए, आपको लगा, चैट जीपीटी खोला, डाला, ये कोर्स बना, रिकॉर्ड किया। चैट जीपीटी से मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। चैट जीपीटी कौन से इनपुट देती है, जो हम पूछते हैं उससे, ठीक, और उसके पास जो पूछने के लिए वो पीछे से जो लेती है रिसोर्स, वो कौन सा रिसोर्स होता है, जो ऑलरेडी गूगल पे है। ठीक। अभी इसके मन में अभी क्या चल रहा है, वो गूगल पे है क्या, नहीं। तो चैट जीपीटी वो दे पाएगी क्या। नहीं। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, ये 16 साल का है, या 18 साल का है मान लीजिए, इसके मन में अलग प्रकार के सवाल होंगे, इसके मन में अलग प्रकार के सवाल होंगे, क्या एक से सवाल होंगे। अलग अलग होंगे। पर जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठते हो, रिकॉर्डेड कोर्स बनाते हो, तो आपने क्या रिसर्च करके इंटरनेट से बढ़िया कोर्स बना दिया और रिकॉर्डेड बेचना शुरू। अब ये देखने आया, इसको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं मिली, ये देखने आया, इसको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं मिली, फिर क्या ये कभी किसी को सजेस्ट करेंगे। कभी नहीं करेंगे। पर यदि इधर ही उल्टा केस लेते हैं, जो आपने रिसर्च की वो बहुत अच्छी की, उस रिसर्च को आप पहली बार लाइव करो, आपने अपने सारे जितने भी आपके मेंटीज थे, जितने भी ट्रेनिंग लेने आए थे, सबके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर करो, उनके साथ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे क्वेश्चन आंसर करो 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 करो। फिर वो पूरे क्वेश्चन आंसर्स को बैठ के इत्मीनान से खुद सुनो और समझने की कोशिश करो, इस व्यक्ति ने यदि ये सवाल पूछा है तो इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके मन में सवाल आया क्यों, यदि मैंने ये सिखाया उसके बाद भी। यदि उसके मन में वो सवाल आया है, इसका मतलब मैंने मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया। आपको लगता है कोचेज इतने डीप पे जाते होंगे? नहीं जाते, इसलिए तो 90% बाहर हो जाते ना मार्केट से।
जो डीप में गए हैं, मैं तो नाम के साथ बोलता हूँ आपको, आज आप और हम राहुल मलोडिया जी की सक्सेस देखते हैं। बिल्कुल। ठीक, राहुल मलोडिया जी ने 4 टॉप के लोगों की सक्सेस देखी, उस मॉडल को बहुत हद तक अपने से अलग थोड़ा सा बनाया और काम करना शुरू किया। आज उन्होंने, जो लोगों ने 20 साल में सफलता हासिल की, वो 5 साल में की कि नहीं की हमारे सामने? बिल्कुल किए। क्या आप 5 साल पहले राहुल मलोडिया जी को जानते थे? नहीं। 5 साल में की ना वो सफलता हासिल। उनकी आज केस मनमोहन को हम दोनों जानते हैं। बिल्कुल क्या जाए। आप मनमोहन को 1 साल पहले जानते थे? 1 साल की 4 महीने पहले 4 महीने पहले नहीं जानते थे। उसने 10, वो जो जब गुरुकुल में था, तो उसने 10-15 साल स्वामी रामदेव बाबा जी की पूरी एंड टू एंड जर्नी देखी। जिस रास्ते पे वो चल रहे थे उस रास्ते पे वो चला, और जो समय स्वामी रामदेव जी ने इतनी बड़ी सक्सेस में लिया है, मैं ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि शायद मनमोहन योगी उससे भी ज्यादा ख्याति योग की करेगा विश्व में, जितनी रामदेव बाबा जी ने की है। मैं आपके कैमरे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्यों करेगा? क्योंकि उसने वो रास्ता चलते देख लिया है। ठीक, आप उनको जानते थे क्या अभी कुछ कुछ समय पहले तक? आप संजय कथुरिया जी को जानते थे क्या कुछ समय पहले तक? नहीं। इन सब ने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, उनकी जो अच्छी लर्निंग्स थी उन लर्निंग्स को इंप्लीमेंट किया, और जो उन्होंने अच्छी मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स को अपने सिस्टम में अवॉइड कर दिया। तो जो सक्सेस संजय जी को 1 साल में मिली, जो सक्सेस मनमोहन को 6 महीने मिली, जो सक्सेस अमर चौधरी जी को साल भर में मिली, इस सबके पीछे यही बस फॉर्मूला काम किया था कि जो मिस्टेक दूसरे कर रहे हैं वो मिस्टेक उन्होंने कम कर दी। तो मैं तो आपको एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ ना, और तीनों हम हमारे बहुत क्लोज लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इनके बाद इनने कुछ अलग किया होगा जो हमें नहीं पता। आप इतने सारे कोचेस के साथ काम कर रहे हो पिछले कई सालों के साथ, मतलब कई सालों से आप लगे हुए हैं उनके साथ में, बहुत पर्सनली भी जानते हो, प्रोफेशनली भी जानते हो। अगर मैं पूछूं आपसे अभी, क्या ऐसे 3 चीजें हैं जो हर कोच को, चाहे वो किसी भी लेवल पे, 0 पे है, चाहे वो 10 पे है, चाहे वो 100 पे है, ये 3 चीजें तो उसको हमेशा इस लर्निंग वाले फेज में सीखते रहना चाहिए, और ये 3 बेसिक गलतियां हैं जो मर भी जाए ना तो भी नहीं करनी। तो मैं वो जानना चाहूंगा, ताकि एटलीस्ट हम स्टार्ट करें तो हमारे पास एक, मतलब एक फ्रेम हो कि यार ये वाला नहीं करना, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है ना, मुझे वो पता हो लगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो है ना, दिखावे की जिंदगी में मत जाओ। जो एक ऐड आती है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो दिखावे की जिंदगी में मत जाओ, अपनी अकल लगा के अपने प्रोडक्ट को, सबसे पहला काम होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को एकदम एक्सेलेंस पे लेके जाना। एक्सेलेंस मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद है ना, उस पे काम कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके, जब तक आपको ये ना लगे ना कि यार ये 5,000 रुपए में मैं जो चीज दे रहा हूं ये बाहर 50,000 में भी नहीं मिलेगी, तब तक उसको स्केल मत करो। पहले बेसिक पे काम पहले करो, उस बेसिक पे काम फर्स्ट करो, प्रोडक्ट को। छोटी ऑडियंस पे काम करो। जब छोटी ऑडियंस के फीडबैक से आपको समझ में आ जाए, अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अनुराग जी के प्रोग्राम में आप भी आए, वर्कशॉप में, नो द सेल्फ में। बिल्कुल। अनुराग जी के वर्कशॉप में कोई व्यक्ति पहले यूएसए से एक बार आया, फिर दोबारा अपनी वाइफ को लेके आया, फिर तीसरी बार अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के भाई और उसकी वाइफ को लेके आया, तो कुछ तो वैल्यू दे रहे होंगे अनुराग भी जी, वो रिपीट हो रहा है वो। तभी वो रिपीट हो रहा है ना। क्या अनुराग जी के लिए 500,000 लोगों का नो द सेल्फ करना कोई बड़ा काम है आज? नहीं। पर आज भी वो क्या बोलते हैं, मुझे केवल कितने लोग चाहिए हॉल में? 50। 40-50 लोग, 50 से ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहले है ना उन 50 लोगों पे काम कर करके कर करके कर करके कर करके वो एक्सलेंस बनाना चाहते हैं, कि उस एक्सलेंस को फिर जब वो 500, 1000, 5,000 लोगों के लिए भी करेंगे ना, तो काम करना चाहिए। मतलब एक छोटी सी ऑडियंस को लेके वो बार बार अलग अलग प्रकार के लोगों को जो क्रियाएं कराते हैं, जो एक्टिविटीज कराते हैं, उससे वो एक ऐसा कॉमन ऑब्जेक्शन जो होता है लोगों के बीच में, उस ऑब्जेक्शन का हल निकाल रहे हैं। जब वो हल निकल जाएगा, फिर मैं आपको आज बोल रहा हूँ ये कैमरे पे, हम नो द सेल्फ ऑनलाइन भी करेंगे तो भी लोगों को रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप उसको इतनी बार कर रिपीट कर चुके चुके हैं। होगे कि आपने वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लिया होगा, और मोस्ट ऑफ द कोचेस यही गलती कर रहे हैं कि वो यही अपने पे। पहले प्रोडक्ट पर उतना फोकस नहीं करते। तो सबसे पहली गलती क्या करना है, दिखावे पे नहीं। नहीं जाना है, अपनी अकल लगाना है, अपने प्रोडक्ट को एक्सलेंस करना है। ठीक है। ठीक। दूसरा, जो भी व्यक्ति आपको 1 रुपए भी दे रहा है और वो ये बोलता है ना कि भैया मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो उससे बिल्कुल कोई बहस ना करो, सीधे पैसे वापस दे दो। जब आप पैसे वापस देते हो ना, तो सामने वाले को ही फील आता है यार मुझ में ही कोई कमी थी, इनको तो अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास है, पैसे वापस कर दिए।
फिर ये जो एक आपकी छोटा सा एटीट्यूड होता है ना, ये आपको बहुत सारे कस्टमर ला के देता है। आज विकास जी ने मुझे 1 लाख रुपए दिया मान लो किसी प्रोग्राम का, और विकास जी को ये काम पसंद नहीं आया। विकास जी ने मुझसे बोला चित्रेश जी प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा किया पर मैं सीख नहीं पाया, कुछ भी बोला। मैं तो समझ गया उनको पसंद नहीं आया। मैं क्या बोलूंगा, विकास भैया ये अपना 1 लाख रुपए आप लीजिए और मुझे बताइए मैं और कहाँ सुधारूं। ये बात आपके यहाँ छप जाएगी। अब आपसे बाहर कोई मिलेगा ना, कहेगा वो चित्रेश भैया कैसा कंसल्टेशन देते, तो आप क्या बोलोगे? शानदार भैया, ये मतलब नो रिस्क वाला गेम है, कोई पैसा भी डूबता नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो पैसा भी आ गया। और आप और मतलब 100% से ज़्यादा, क्योंकि जो पैसे का गारंटी ले रहा है वो शायद अपना एफर्ट का भी 110% लगाएगा। अब यहीं पे एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैंने आपको जो भी सिखा सकता था मैंने सिखाया आपको। उसके बाद आपने मुझसे यही बातें फिर से बोली, और मैं क्या बोलूं, यार विकास भाई तुमने ठीक से सीखा ही नहीं यार, ठीक से काम किया करो, अच्छा कर लोगे। अब आप सी तो नहीं हो ना कि हो, आप बाहर जब जैसी हॉल से बाहर निकलोगे ना तो आप कहोगे कितना एच आदमी है, खुद सिखा नहीं रहा है और मुझसे बोला मेरे को समझ में नहीं आया। भाई आपने भी 30-40 साल का अपना जीवन जिया है, 30-40 साल का आपके पास अनुभव है। तो हम जब डोर खोल के कोई अंदर घुसता है ना तो उसका चेहरा देख के आप बता देते हो कि मेरे पास किस काम से आया। सही बात। तो जिसके साथ आप 2-4-6 दिन इन्वेस्ट करोगे और वो आपको ये बोला कि तुमको समझ में नहीं आया, तो क्या आप बाहर जाके उसकी तारीफ करोगे? संभव ही नहीं है। अब आपको मान लीजिए यश मिल गया और बोलेगा विकास भैया मैंने चित्रेश जी का फेसबुक पे ऐड देखा और मैं उनको कंसल्टेशन उनसे लेने जा रहा हूँ उनको फीस देने, तो आप क्या बोलोगे? भाई अगर मेरा खुद का अनुभव अच्छा नहीं है तो मैं मना कर दूंगा। है ना? यही गलती दूसरी करते हैं लोग, अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की कदर नहीं करते। किस चक्कर में 2-2 हजार 1-1 हजार 500-500 रुपए के लिए। एग्रीड तो करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप अपने कस्टमर को एडवोकेट नहीं बना रहे हो कि वो आपके लिए एडवोकेसी करे, दूसरों को बोले कि नहीं उन्हीं के पास जाओ। आपका लॉयल नहीं बना रहे हो, आप अपने उस कस्टमर को अपना दुश्मन बना ले रहे हो। अच्छा, मुझे लगता है यही एक साइकोलॉजी है जो कोच खुद ही मिस कर रहा है कि Exactly. आपके लिए जो मार्केटिंग कर सकता था वो आप बाहर से हायर करते। अब उससे अच्छा मार्केटर कौन होगा जिसने आपसे सीखा है और उसी को आपने अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया। वो क्या सोचते हैं, अरे 160 करोड़ की आबादी है, रोज मेटाइट चलाएंगे, नए नए लोग आते रहेंगे, नए नए लोग आते रहेंगे, और पुराने जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं छोड़ दो, जाने दो, क्या कर लेगा एक आदमी। एक ऐसा ही कोई व्यक्ति सोच रहा था और उसका 100 करोड़ का रेवेन्यू 1 करोड़ पे आ गया। कितना भी बड़ा एम्पायर बना लो आप, यदि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, यदि आप कस्टमर को सही वैल्यू नहीं दे रहे हो और वो बाहर जाके गलत बातें बोलना शुरू करेगा, तो एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देगी। ये हमने बचपन में सीखा था। और आज सोशल मीडिया के जमाने में तय है, कोई होता है नहीं? कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक अगर सोशल मीडिया पे गलत ठीक, आपका आज चला ऐसे वीडियो, तमाम लोग हैं जिनको रोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे 18-18 साल के बच्चे। देव गढ़वी को देखो कितना रोस्ट कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। अमित पारे को कितना रोस्ट करते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब भाई साहब आप क्या बोलते हैं, मैंने आपको कोचिंग सिखाना बंद कर दिया है। भाई तूने बंद नहीं किया, तेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा है, तू क्या नहीं सिखाएगा? तू तो सिखाना चाहता था, तब तो तूने दुकान खोली थी ना। और अब कस्टमर आ नहीं रहा कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो पहले आए थे उनको आपने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू नहीं दी और काट उससे- दिया सीधे। वैल्यू तो बहुत दूर की बात है। मैं और नाम लेके आपको बोलता हूँ, आरफीन खान इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनर थे, ट्रेनर बहुत अच्छा चलाते थे। बहुत चलाते थे, बिल्कुल। ठीक, इंडिया में यदि हम बात करें ट्रेनर शुरू करने वाले बहुत सारे लोगों में यदि कोई इनिशियल अच्छे लोग थे तो उनमें आरफीन जी भी एक थे। बिल्कुल था। आज वो ट्रेनर नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि क्लाइंट नहीं होगा। क्योंकि जब पहले क्लाइंट आए उन्होंने 10-10 लाख रुपए फीस लेके उसको वैल्यू नहीं दी। जब वैल्यू नहीं दी तो अब लोग आने बंद हो गए। अब वहीं इसका अपोजिट बात करते हैं हम, जितेंद्र अड़िया जी, उन्होंने वैल्यू दी, आज भी लोगों की लाइन लगी। पिछले 40 साल से वो ट्रेनर करा रहे हैं, आज भी उनके प्रोग्राम में मैं लास्ट टाइम गया था 200-250 लोग थे। अपने सामने ही है ना। बिल्कुल। स्नेह देसाई जी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, आज भी लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। अनुराग ऋषि जी लाइन लगा के लोग खड़े हैं, राहुल मलोडिया जी लाइन लगा के लोग खड़े हैं, संतोष नायर जी लाइन लगा के लोग खड़े हैं, शिव खेड़ा जी लाइन लगा के लोग खड़े हैं। तो ये सब यदि 25-25 साल से काम कर रहे हैं और 25 साल बाद भी लोग इनके लिए लाइन लगाए हैं,
और आपके लिए यदि लाइन नहीं लगाए तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? दो ही चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, या तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर मेरा उस अपने क्लाइंट के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। और तो कोई तीसरी चीज़ मुझे लगता नहीं, क्योंकि है? प्राइसिंग तो मैटर करती नहीं है अभी, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों में। ठीक। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब पैसा आता है ना, उस पैसे को वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। वो इन्वेस्ट क्या करते हैं, यहाँ प्लॉट खरीद लो, यहाँ दुकान खरीद लो, यहाँ फ्लैट खरीद लो, यहाँ ऑफिस खरीद लो। अरे भाई, ये सारा पैसा पहले टीम पे लगाओ। अच्छा, यही एक चीज़ ना मैंने अभी कहीं नोट भी किया था, फिर इन लोगों को बाद में गलतफहमी भी हो जाती है। यार, ये तो एक्सपेंसेस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। पहले जिस टीम को लेकर उनको जो पैसा लग रहा था, वही बाद में वो इन्वेस्टमेंट ना लग के उनको एक एक्सपेंसेस लगने लग जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता था। आज ऐसे मैं कुछ कुछ लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ, जिन्होंने इनिशियल फेज में, जब तक उनकी कंपनी में 10-5 करोड़ का रेवेन्यू आना शुरू नहीं हो गया, तब तक उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, जिस एम्प्लॉय की 1 लाख की वर्थ थी, उसको 2 लाख रुपए सैलरी दी। खुद 1 लाख रुपए सैलरी लेते थे, पर टीम को 2 लाख रुपए सैलरी देते थे। अच्छा। जब तक उन्होंने अपनी कंपनी को पैसा लगा लगा के एकदम एक्सट्रीम एक्सेल पे नहीं ले गए, तब तक उन्होंने अपने निजी खर्चे कुछ नहीं किए। ये थोड़ा भैया और समझाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना बहुत जरूरी है। जिसको कोचिंग में आना है ना, उसको जानना बहुत जरूरी है। इस पर थोड़ा डीप बात करनी है। अभी कल मैं और अनूप गुप्ता जी परसों रात में बैठे थे, ठीक है। तो हम लोगों की इसी सब्जेक्ट पे थोड़ा सा चर्चा हो रही। तो मैंने अनूप गुप्ता जी से बोला, अनूप जी, आप महीने में मान लो 25 लाख रुपए बना रहे हो, ठीक, आपके पास पूरी टीम मिला के कितनी सैलरी देते हो? तो बोले 1-2 लाख रुपए। मैंने कहा बस यही गलती हो रही है। यदि हम 25 लाख रुपए बना रहे हैं, तो कम से कम 4-5 लाख रुपए इनिशियल तो कम से कम टीम डेवलपमेंट में खर्च करो। आपसे इंटेलिजेंट आदमी को लाओ। अपन क्या सोचते हैं, यार कंपनी में सबसे इंटेलिजेंट कौन? विकास नागरू, इनसिक्योर हो जाते हैं ना। है ना? अपन नया आदमी क्यों नहीं लाएंगे? यदि उसने ज्यादा सीख लिया तो वो अपनी दुकान चालू कर लेगा। भाई, उसको इतना सिखाओ, इतना सिखाओ, इतना सिखाओ कि वो आपकी जगह कहीं और जाए ना तो आपसे डबल सैलरी मिले। और उसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि बाहर वाला 4 गुना भी सैलरी दे तो आपको छोड़ के ना जाए। आज आशीष भैया का हम 2 दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अपन सब थे। कितने सारे लोग कितने प्यार से उनके साथ थे। बिल्कुल। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने प्यार दिया, तो प्यार मिल रहा है। क्या उनको आप छोड़ के जाओगे? वो मुझे एक झापड़ भी मार देंगे ना 100 लोगों के बीच में, तो भी मैं कभी उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मैं बड़ा भाई मानता हूँ, कोई गलती की होगी मार दिया होगा। तो उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है ना, मुझे कोई 100 करोड़ भी दे और बोले उनके साथ काम ना करो, तो मैं नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भाई तू 100 करोड़ अपने पास रख, मैं तो नहीं के साथ काम करूंगा। अपन रियल लाइफ में देख रहे हैं ना। देखो, हो सकता है हमारी ऑडियंस नाम से रेजोनेट ना करे, पर आप तो कर रहे हो ना, क्योंकि आपने रियल लाइफ में देखा ना वो चीज। मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, आशीष अग्रवाल जी फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर हैं। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। पता नहीं कितने लोगों के उन्होंने घर बसाए हैं, कितने लोगों को उन्होंने बिजनेस शुरू करवाए हैं, और ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू करवाए हैं। अगर उनको लगता है कि ये पैसा गलत लग रहा है, तो वो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, अपनी फीस तक वापस कर देते हैं। तो आज उन्होंने जो प्यार कमाया, क्या उनकी टीम उनको छोड़ के जाएगी? नहीं। ठीक, बस यही 3 चीज यदि एक ट्रेनर अपनी जीवन में आत्मसात कर ले, तो उसको कभी भी ना मार्केटिंग करने के लिए मेटा पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। माउथ पब्लिसिटी लोग कर देंगे। लोग करते हैं। आपका सबसे पहला कस्टमर कौन है? लोग ही। सबसे पहला कस्टमर हमारी इन हाउस टीम है ना। इन हाउस टीम है सर, बिल्कुल। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मेरे टीम मेंबर की मिस्टेक से यदि 2-5 लाख का कस्टमर चला भी गया ना, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। पहली इंपॉर्टेंस है मेरा टीम मेंबर, वो मेरा पहला फैमिली मेंबर है। मैं उसको समझाऊंगा कि भाई अगली बार अपन को ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना, जिससे मिस्टेक ना हो। ठीक है। अब अपन रिव्यू मीटिंग में बैठते हैं टीम की, है ना, और सबसे पहली चीज क्या होती? तूने कितने का धंधा किया, तूने कितने का धंधा किया, तूने कितने का धंधा किया, अभी तूने इतना कम धंधा क्यों किया, तूने इतना कम धंधा क्यों किया? यही होता ना। हर जगह यही होता है। ठीक, हम 50 लोगों के सामने उसका शुद्ध, है ना, कार कर देते हैं, एकदम सबके सामने सामूहिक रूप से। करते कि नहीं करते? अभी इसी जगह पे आप जब मीटिंग करते हो, उस मीटिंग में यदि थोड़ी देर
आप यश से बोलो, अरे यश कब आया तुम? कल तू जल्दी चला गया था, घर में कोई तकलीफ तो नहीं थी, क्यों जल्दी चला गया था? कल तो ये जल्दी वाला चला है गया ही था। नहीं भैया, कॉर्पोरेट एंगल में कहाँ है ये वाला एंगल? सर नहीं है, तभी तो बार बार लोग ढूंढने पड़ रहे हैं, तभी तो हर 6 महीने में एम्प्लॉय बदलने पड़ रहे हैं। बात आज शंकर भैया कब से हैं फ्रेंचाइजी, बताओ मैं? 6 साल से हैं। तो क्यों नहीं जा रहे वो छोड़ के? बस यही छोटी सी चीज है कि जब आप रिव्यू करते हो ना, तो आप रिव्यू उसकी इज्जत उतारने के लिए रिव्यू करते हो, आप उसके ईगो को किल करने के लिए रिव्यू करते हो। आप इसको उल्टा कर दो, उसकी इज्जत बनाओ और उसका वो ना करके उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, अप्रिशिएट करो। अब जैसे यश ने बोला कि भैया मेरा इस महीने, सर इस महीने मेरा 4 लाख का धंधा हुआ, कोई बात नहीं, अगले महीने देख लेंगे और अच्छा कर लेना। तूने तो 4 लाख भी बहुत अच्छा कर दिया, इस बार तो सीजन ही नहीं था, फिर भी तूने 4 लाख का धंधा कर लिया। उसको अप्रिशिएट करो, उसको मोटिवेट करो। तो ये है ना, हो सकता है कि पहले महीने स्ट्रेटेजी काम ना करे, दूसरे महीने ना करे, तीसरे महीने ना करे, पर जब आप इसका कल्चर अपनी कंपनी में बना दोगे ना, तो ये काम ना करे, ऐसा होगा ही नहीं। स्पीकर्स, ट्रेनर्स यही मिस्टेक करते हैं, वो अपने से इंटेलिजेंट आदमी हायर नहीं करना चाहते इनसिक्योरिटी के कारण, अपनी टीम में पैसा लगाना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है पूरा फेस ऑफ द कंपनी तो मैं ही हूं, मैं जिस दिन बैठ गया धंधा नहीं आएगा। आपको लगता है स्पीकर कोचेस इनसिक्योर होते हैं वैसे? 1000% होते हैं सर, ईगोस्टिक भी होते हैं? 1000% होते हैं। उन दोनों का आपस में काम है। मान लो स्पीकर ए को स्पीकर बी से काम है, वो मुझसे बोलेगा स्पीकर बी से वाला काम करा दो यार चित्रेश, स्पीकर बी मुझसे बोलेगा स्पीकर ए से वाला काम करा दो यार, पर वो आपस में एक दूसरे को फोन नहीं लगाना चाहते। क्यों? अरे मैं क्यों फोन लगाऊं आगे से, मैं भी तो बड़ा हूं। यदि उसके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं तो मेरी भी तो 21 है। आपको नहीं लगता सिखा कुछ और रहे हैं? सर जो स्पीकर सिखा रहे हैं वो आप सब करो, जो वो अपने जीवन में कर रहे हैं वो आप कुछ मत करो। सर वापस बोलो ये लाइन। वापस बोलो। जो स्पीकर्स आपको सिखा रहे हैं वो अपने आप जीवन में सब कुछ करो, जो सिखा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, पर जो अपनी निजी जीवन में वो करते हैं वो कुछ मत करो। मतलब वो अपनी जीवन में तो अप्लाई नहीं कर रहे, कुल मिला के बात थी ये। ठीक। अब जिस पब्लिक ने आपको हीरो बनाया, जिस पब्लिक ने आपको हीरो बनाया, वही पब्लिक आपसे मिलने के लिए, आपसे फोटो लेने के लिए उत्साह में आती है, आपके बॉडीगार्ड उसको धक्का देके गिरा देते हैं। किसने हीरो बनाया आपको? किसके हीरो आप? पब्लिक के। पब्लिक के हीरो है ना। यदि आप उससे 10 सेकंड एक फोटो खिंचवा लोगे, क्या जाएगा आपका? बात तो ठीक है। वो जो फोटो आपकी खींचेगा वो अपने सोशल मीडिया पे डालेगा ना, तो आपकी किसकी पब्लिसिटी कर रहा है वो? आपकी ब्रांडिंग होगी। पर अपन क्या करते हैं, ये जो एरोगेंसी है ना, ये जो ईगो है ना, यही किल कर रहा है उनको। इसी वजह से जो आपका जो थर्ड पॉइंट है ना, वो अपने आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, वो पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं ऐसी चीजों पर जो कि दिखने में बड़ी होंगी, शायद गाड़ी, घर या प्लॉट्स। अब इसके पीछे भी साइकोलॉजी बताते हैं। बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, शायद 10-20 लोग मुझे मानहानि का दावा डाल दें। सर वो खुद इतने इनसिक्योर है ना अपने आप से, उनको पता कि यार मेरे को यूट्यूब पे 4 या 5 साल का समय मिला है, इसमें जितना पैसा बना सकते हो पैसा बनाओ और उसको कहीं ऐसी जगह लगा दो जहां से पैसा बढ़ता रहे। समझ आ रहा है? पहले से माइंडसेट क्लियर है उनका। उनको पता है कि मेरे को 5 साल का मौका दिया है भगवान ने, 5 साल में जितना छाप सकते हो फटाफट छापो 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 छापो, इकट्ठा कर करके रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। काट लो लोगों उनको खुद की काबिलियत पे भरोसा नहीं है। ये सबसे बात खुद की काबिलियत पे भरोसा हो तो वो उनके दिमाग में अबंडेंस दिखेगी ना, बिल्कुल देखिए। डेस्पिरेशन नहीं दिखेगा। आज जब वो सेल्स करते हैं 1-1 घंटे बेचे पड़े बेचे पड़े बेचे पड़े बेचे पड़े, क्यों इतनी डेस्पिरेशन भाई? तुमने वैल्यू दी है तो वो आएगा, और सही। तुमने वैल्यू नहीं दी तो क्यों आएगा वो? और आ भी गया तो बाहर जाके आपको बदनाम करेगा, क्योंकि वो उसने अंदर से इंस्पायर होकर सेल्स नहीं ली, वो अंदर से इंस्पायर होकर उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसा दिया है प्रेशर में। तो जिस दिन वो ये फील करेगा ना कि यार मुझे ठग लिया गया, वो बाहर जाके 4 लोगों के सामने गंदा बचाएगा। तो यदि आप अच्छे स्पीकर हो, आज शिव खेड़ा जी आज भी कमा ही रहे हैं ना, हर प्रोग्राम का ठीक ठाक पैसा ले सालों रहे हैं, से है ना, कि नहीं ले रहे? संतोष नायर जी ठीक ठाक पैसा लेते हैं आज भी, जितेंद्र अड़िया जी ठीक ठाक पैसे लेते हैं आज भी, क्योंकि उनको पता है कि मैं वैल्यू दे रहा हूं। आपको क्या फर्क लगता है इंटरनेशनल कोचेस और इंडियन कोचेस के माइंडसेट में, साइकोलॉजी में क्या फर्क लगता है आपको? बहुत अच्छा सवाल किया सर।
देखो हम सब भारत में रहते हैं, भारत में पब्लिक इमोशनल है, हम्म। विदेशों में पब्लिक प्रैक्टिकल है। तो जितने विदेशी ट्रेनर ये बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करो, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। ऑन द स्पॉट आप दिल से कनेक्शन बनाओ, पहले यहाँ से कनेक्ट करो अपने ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को। जिस दिन वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ना, उस दिन आपको सेल्स नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ले लेगा, अपने आप बिकेगा। अपने आप कल्ट ऑडियंस का है, कल्चर है इंडिया में। क्यों? क्योंकि वी आर इमोशनल पीपल्स, हम आज भी इमोशन से डिसीजन लेते हैं, ठीक? वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, तो वहां बिल्कुल सही है। वो डेवलप्ड कंट्री के लिए फिलॉसफी बिल्कुल परफेक्ट है, पर वो भारत जैसे इमोशनल कंट्री के लिए वो पॉलिसी परफेक्ट नहीं है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कैमरे के ऊपर, पर आप समझ जाएंगे मेरी बात। तो जितने लोग ऐसे थे ना जिन्होंने प्रेशर दे के सेल्स की, उन सबको दुबई भागना पड़ा। क्यों भाग गए भाई दुबई? आप इतना अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे तो क्यों भागना पड़ा आपको दुबई? क्यों आपको देश छोड़ना पड़ा? कोई दुबई चला गया, कोई बाली चला गया, कोई सिंगापुर चला गया, कोई थाईलैंड चला गया, और क्या बोलते हैं, नाउ आई एम इंटरनेशनल ट्रेनर। भाई तेरे को इंडिया में कोई इज्जत नहीं दे रहा था, इसलिए तू यहां से गया है। हाँ, ये सही बात करी आपने, बिल्कुल सही कहा। एक भी ट्रेनर आप बताओ जो अच्छी वैल्यू दे रहा था और उसको धंधे की कमी हो, एक भी बता दो आप। जी, जितने भी अपने नाम लिए हैं या जितने भी हम लोगों को अलग अलग, अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूं, एनएलपी की बात कर लूं, चाहे ऑकल्ट साइंस की बात करूं, कुछ लोग हैं जो कितने सालों से टिके हुए हैं, और अच्छा काम लगातार कर रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं, लगातार कमा रहे हैं, लगातार कमा रहे लगातार हैं, लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। अच्छे फीडबैक सर, और जिनके देखा है बहुत कंसिस्टेंस भी हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ देखिए, क्योंकि इसी से एक सवाल आएगा, कोचेस इनसिक्योर हैं ये तो चलो हम समझते हैं, इसके पीछे के रीजंस भी हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग ना बहुत फ्रीक्वेंट अपने जो आपकी यूएसपी है उसको भी चेंज करते रहते हैं, जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको भी चेंज करते रहते हैं। भाई मान लो मैं किसी एक्स का ट्रेनर हूँ, मान ले तो मैं एनएलपी का हूँ, मैं आपको देखा यार नेटवर्किंग अच्छा सिखाते हैं, चलो नेटवर्किंग सिखाने ले जाते हैं। फिर मुझे एक अगले दिन लगा यार पेरेंटिंग सीख लेते हैं, पेरेंटिंग से। तो ये आपने देखा, नोट किया है? हाँ, बहुत किया। इसके पीछे का रीजन क्या है? वही जो सबसे पहली लाइन थी अपनी, इनसिक्योर है, इनसिक्योर नहीं। आप अपने कस्टमर को क्या दे रहे हो, वो समझ नहीं। आपने यदि फीडबैक नहीं लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही चीज सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे। बोलते हैं दिखावे पे मत जाओ, जो मैंने बोला था। तो दिखावा कोई क्या कर रहा है उस पर दिमाग मत लगाओ, अपनी अकल लगाओ कि भैया आपका ऑडियंस आपसे क्या लेने आया था। ठीक, शुरुआत में भी आप ये कर रहे हो कि आपने एक बार ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, फिर एक नीश पकड़ लियो, फिर उसको बड़ा किया, तो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे भी 40 साल की उम्र में पता चला कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था इसके पहले, पर वो कर करके आया। पर जब आपको पता चल गया कि आप इसमें एक्सेल हो, कल मेरे किसी एक परिवार के बच्चे से बात हो रही थी, दे आर वेरी गुड इन बिग बुक राइटिंग, वेरी गुड, ठीक, 50 किताब लिख दी उनने, पर वो बुक राइटिंग की जगह भैया मैं ये भी काम कर लूं क्या, भैया मैं टेडेक्स बेच लूं क्या, भैया मैं पीआर करना शुरू कर दूं क्या, भैया मैं न्यूज़पेपर करना शुरू कर दूं क्या। अच्छा, ये कॉमन प्रॉब्लम होगा ना, डिस्ट्रैक्शन, या फिर अपने प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो जाना, या लगना कि इस पे पैसा ज्यादा है, ये कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है। मैंने उनसे पूछा भी ये बात, मैंने कहा भाई तूने पिछले 6 महीने में कितना रेवेन्यू किया? बोला 50 लाख। मैंने कहा 50 लाख में बुक राइटिंग से कितना रेवेन्यू आया? बोला 45 लाख। मैंने कहा भाई जिससे आपका 90% रेवेन्यू आ रहा है, उसके अलावा तू कहीं और फोकस क्यों लगा रहा भाई? हाँ, क्यों होता है, मैं जानना ही चाहता हूँ, होता क्यों है ये? होता इसलिए सर कि उनको लगता है कि बाकी चीज़ों से मैं अपना ये रेवेन्यू डबल कर लूंगा, जबकि बाकी चीज़ों से रेवेन्यू डबल नहीं होता है, आपका पुराना रेवेन्यू भी हैम्पर हो जाता है, और ये उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? बात क्योंकि उनको लगता है कि यार इसको तो मैंने अब भी शुरू किया है, इसको तो मैं टाइम दूंगा तो और होगा, टाइम दूंगा तो और होगा। सही कह देखिए रहे हो आप। होगा भी, ऐसा नहीं होगा, पर वो टाइम जो आप वहां दे के 45 लाख का नया धंधा बनाओगे ना, वही टाइम आप अपने 90% वाले धंधे में लगाते तो ये 45 का 4 करोड़ होगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है, कि अगर मैंने उसको समय दिया था तभी तो 45 लाख पे पहुंचा। एग्जैक्टली। अब समय उसका और कट कर लिया। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करिए, समय दिया था इसलिए वो 45 पे पहुंचा, और आप उसमें एक्सेलेंस थे, आप उसमें एक्सपर्ट थे, तब 45 लाख पे पहुंचा वो। यदि आप एक्सेलेंस नहीं होते तो आप नहीं पहुंचते वहां पे। एग्रीड। भाई आपको 4 रेफरेंस से धंधे मिले, अब वो 4 लोगों को आप अच्छी वैल्यू नहीं दोगे तो 5वां रेफरेंस आएगा ही नहीं।
बिल्कुल। पांचवा रेफरेंस जब नहीं आएगा तो आप फिर वही गलती करोगे। क्या करोगे? मेटा को पैसा दोगे, इंस्टा को पैसा दोगे, फेसबुक को पैसा दोगे, गूगल को पैसा दोगे। ये वैसा ही है सर, जैसे आप डॉक्टर बन जाते हो और किसी एक चीज के एक्सपर्ट हो जाते हो, लगातार उस पर प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपकी फीस एक दिन 1000 रुपये है, फिर आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल 1200 रुपये कर दी, 1800, क्योंकि आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल लिया। इसमें मैं 2 लाइन और ऐड करता हूँ। जो जनरल फिजिशियन होता है बेचारा 200-500 रुपए मांगने में भी डरता है, सही है। और जो कोई XYZ फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है वो एक अपॉइंटमेंट का 1 लाख भी मांगता है, लोग देते हैं, 5 लाख भी मांगता है, लोग देते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनका कोई डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया से आते हैं देखने के लिए महीने में एक बार, वो उनका फ्लाइट का आने जाने का एक्सपेंस देते हैं, उनको 7 स्टार होटल में रुकने का एक्सपेंस देते हैं, केवल एक 5-10 मिनट के समय के लिए। तो 10 मिनट के उसके समय पे यदि बंदा 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो 60 मिनट पे कितना हो गया? काउंट ही नहीं मतलब करना। 60 लाख का आदमी हो गया ना वो। बहुत। तो उसने अपने आप को उस एक्सीलेंस पे लेके गया कि वो 60 लाख भी लोगों से ले रहा है और लोग दे रहे हैं। अच्छा, ये अगर एक जना कर रहा है तो ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, तो फिर बाकी भी तो कर सकते हैं। सर यहाँ फिर वही पुरानी बात हो गई कि जो उसने 5 साल में किया मुझे तो 5 ही महीने में चाहिए ना। मैं तो पैसे जला जला के करूंगा। मैं तो फेसबुक पे अपने ऐड लगा लगा के 99 का प्रोडक्ट 1000 रुपए में बेचूंगा। मतलब 99 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए में दूंगा फेसबुक को। अरे 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं 99 का प्रोडक्ट बेचने के लिए। हाँ, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर फाइनली फिर उससे उनको लगता है कि मैं दूसरा L2 प्रोडक्ट बेचूंगा, तो वहां से कुछ निकाल लूंगा। फिर जब निकालते हैं तो पता लगता और है इसमें गलतफहमी पता क्या है कि भाई जब हम इसको बड़ा करते हैं, स्केल करते हैं, तो पैसा ज्यादा लगता है। ठीक, ऐसे में आपको नाम के साथ लोग बता दूंगा जिन्होंने भरपूर स्केल कर लिया है और उनकी लीड आज 99 रुपए की 60 रुपए में आ रही है, 50 रुपए में आ रही है, 40 रुपए में आ रही है। मतलब पहले वाले प्रोग्राम में ही प्रॉफिट में है वो। 100% सर। नाम के साथ बोलता हूँ, राहुल मलोडिया जी हमारे साथ में जो ऐसा कर रहे हैं, अनुराग ऋषि जी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट दमदार बना दिया अपना। कैसे कर ठीक। सकते हैं, मतलब अगर किसी को स्क्रैच से शुरू करना है, मान लेते हैं बिल्कुल, तो क्या कोई टेम्पलेट है या कोई ऐसे कोई फॉर्मूलाज हैं जो मदद कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, ये मुझे भी, कि यार ऐसे ग्रो कर लो, ये एक फिक्स टेम्पलेट है? देखो विकास भाई, यदि ये सवाल आपने 20-25 साल पहले पूछा होता तो इसका अलग जवाब था। आज वाले समय में अलग जवाब है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ। आज हम सबके माता पिता इतने हमें बेसिक जरूरतें पूरी करके दे रहे थे, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा था। आज एक बच्चा 18 साल में स्कूल पास कर लेता है, 23-24 साल में वो कॉलेज पास कर लेता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद वो 30 साल तक एग्जामिनेशन की तैयार करता है, फिर भी उसके माता पिता उसको खाना खिलाते हैं ना, कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं। ठीक, हम ट्रेनर बनते हैं और हम क्या सोचते हैं, बस पहले दिन से पैसा आना चाहिए। भाई ट्रेनर बने हो, 4 साल 5 साल उस पर इन्वेस्ट करो ना भाई। होती नहीं यही गलती? ये हमारे पुराने बुजुर्ग तो यही बोलते थे कि पहले साल हट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल, ऐसा कुछ एक कहावत थी। तो जब आप पहला पहला सीक्वेंस क्या है कि हमें सिखाने से पहले सीखना है, सीखने के बाद टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर सीखना शुरू करना है, और इस साइकिल को रिपीट करते रहना है तब तक जब तक आपके प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट आप मिनिमलिस्टिक ना कर दो। ओके। और ये सच में आसान है। केवल देखो 2 ही चीज है, या तो आप बहुत टाइम बचाने के चक्कर में पैसा फूंक दो, और या तो अपने प्रोडक्ट को एक्सेल करने के चक्कर में टाइम फूंक लो। तो सेकंड वाला ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पहले एक वाला बार तो आपने कभी भी टाइम बंद फूंक हुआ। लिया ना, आज जितने भी लोग सोशल मीडिया पे भौकाल मचाए हैं ना, आज अपना दीपक दही है, लोगों को क्या लगता है 22 साल में इतना सफल हो गया, इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया 22 साल में, इतना बड़ा यूट्यूबर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सिखा रहा है 22 साल में। अरे भाई वो 16 साल की उम्र से मेहनत कर रहा है, 8 साल हो गए, 5 साल वो दिखा नहीं था मार्केट में। 6 साल हो गए। पहले वो वीडियो बनाता था तो वीडियो में चेहरा नहीं आता था उसका, उसने दिन रात मेहनत की उस काम के लिए। पहले 6 साल उसने केवल सीखा है। तो हम सफलता किसके ऐसी चाह रहे हैं? दीपक दहिया जैसी। तो दीपक दहिया ने यूट्यूब चैनल पे अपना पूरा 6 साल 24 घंटे लगाए
मतलब वो सोने बस के लिए जो समय लेता था या खाने पीने में जो समय लेता था, बस उतना ही समय वो अपनी जीवन का निकालता था। मतलब पर डे उसने 12-13 घंटे इन्वेस्ट किए हैं। अब 12 घंटे इन्वेस्ट किए उसने 6 साल लगातार, तब वो दीपक दहिया बना है। पर ये यश को दीपक दहिया 2 साल में बनना है, कैसे बनेगा? पॉसिबल नहीं है। देखो 6 साल का काम 4 साल Desperation- में हो सकता है। डेस्पिरेशन का फर्क आ रहा है। एग्जैक्टली 6 साल का काम 4 साल में हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप दीपक दहिया जैसा मेंटर रख लो कि दीपक भाई आपने जो जो गलतियां जीवन में की हैं वो मैं गलतियां कम करना चाहता हूं, और आप जैसा बोलोगे मैं डिक्टो वैसा करूंगा, आंख बंद करके फॉलो करूंगा। जिसने भी अपने मेंटर पे, अपने गुरु पे, अपने सीनियर पे आंख बंद करके विश्वास किया है, वो हमेशा एक्सेलेंस अचीव किया है कम समय में। ट्रू। तो सबसे पहले तो डेस्पिरेशन हटा के अपने को समय देना पड़ेगा, सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फ्रेमवर्क एकदम सिंपल है सर, सीखो, अब टेस्ट करो, ऑब्जर्व करो, ठीक, फिर सीखो, फिर टेस्ट करो, फिर ऑब्जर्व करो, और इस साइकिल को रिपीट करते रहो। और जब एक बार शानदार ग्रोथ हो जाए ना, शानदार ग्रोथ, मतलब जब आपको समझ में आ जाए अब मेरा प्रोडक्ट एकदम खतरनाक बन गया, फिर जितना पैसा पूरा लगा दो ना एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में। तब लगाओ जब आपका खुद का एक तो इनर कॉल स्ट्रांग हो चुका हो कि भैया मेरा प्रोडक्ट इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि वो मार्केट फिट है। एक अच्छे ऑथर ने बोला है, एक खराब प्रोडक्ट को मारने का सबसे अच्छा तरीका है हैवी मार्केटिंग। एक खराब प्रोडक्ट को मारने का सबसे अच्छा तरीका है हैवी मार्केटिंग। प्रोडक्ट में आपके दम नहीं थी, आपने मार्केटिंग कर करके क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ था। फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी। ठीक हमने पहला प्रोडक्ट बनाया और बस अब तो मैं मार्केटिंग कर करके बेच दूंगा। तो जो प्रोडक्ट छोटी ऑडियंस के पास जाता, टेस्ट होता, वो चला गया बड़ी ऑडियंस के पास, अब वो टेस्ट नहीं हुआ, वो फट गया, दोबारा आने लायक रहा ही अब दोबारा उस ब्रांड के नाम से आप बोलो, कोई बोलेगा ना कि यार वो इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, अरे नहीं नहीं भैया बिल्कुल फंसना मत। मेजर ऑडियंस को पता चल गया कि आप वाहियात प्रोडक्ट बना रहे हो, क्योंकि आपने वाहियात प्रोडक्ट की भरपूर मार्केटिंग करके उसको किल कर दिया। यही होता है ना, बिल्कुल सही है। जितने भी ट्रेनर कोचेस हैवी मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलप करने की जगह, वो या तो मार्केट से बाहर हो चुके हैं या आने वाले 1-2 साल में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंडेंट मेटा पे हैं और अपने प्रोडक्ट को भी डेवलप नहीं कर रहे और अपनी ऑडियंस को भी नर्चर नहीं कर रहे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ भारत के, दोनों को आप पर्सनली जानते हो। राहुल जैन को आप पर्सनली जानते हो जी। अक्षर यादव को आप पर्सनली जानते हो, मिला नहीं हूँ लेकिन आपके माध्यम से जानता हूँ मैं। ठीक। क्या इन दोनों लोगों के आपने सोशल मीडिया पे बम्बार्डमेंट देखे ऐड के? नहीं। ठीक। राहुल जैन जी 100 करोड़ में, कुछ छोटा मोटा अमाउंट कम होगा उनके टर्नओवर का, मतलब हो सकता है 70 करोड़ कर रहे हैं, 80 करोड़ कर रहे हैं, 90 करोड़ कर रहे हो, 100 करोड़ में बस कोई छोटा मोटा फिगर कम होगा। दीवाने हैं लोग उनके, बिना मार्केटिंग के वो बंदा 2-2 हजार की भीड़ ला रहा है। कैसे ला रहा है? माउथ पब्लिसिटी से। अक्षर यादव बिना 1 रुपए की मार्केटिंग के भर भर के पब्लिक ला रहा है। कैसे ला रहा है? क्या कैसे करते, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है? सर एकदम सिंपल है, आप 5 लोगों को सिखाओ, 5 लोगों को वो ऐसा सिखा दो ना कि वो आपको छोड़ के जाए ही ना। अब आप उन 5 से बोले यार मेरे को धंधा बढ़ाना है तो मैं अब काम शुरू कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे भैया कहीं नहीं जाना बढ़ाने। राहुल जैन जी के जो मेंटीज हैं, वो मान लो मैं उनके प्रोग्राम में गया और मुझे लगा आंसू के काम का है, तो मैं अपनी जेब से पैसे दे दूंगा, कहूंगा आंसू तू जा, मैं पैसे देता हूँ पर तू जा। थोड़ा सा कुछ बता दो प्रोग्राम के बारे में, अब आपने इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है तो क्या मतलब एग्जैक्टली उनकी क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब प्रोग्राम तो स्ट्रेटेजी जानना चाह रहा हूँ। सर स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है, आप जिसकी जिम्मेदारी लेते हो उसको, जिस काम के लिए आपने पैसे लिए उसके लिए अपना सब कुछ लगा के उसको वो समय दो, उसकी वो लाइफ में ग्रोथ दो, वैल्यू दो, तो अपने आप वो दूसरों को ढूंढ के देगा आपको। तीसरा नाम और बोलता हूँ, अनुराग ऋषि जी। आपने उनका नो दैट सेल्फ का कभी ऐड देखा? नहीं। आप खुद उस प्रोग्राम में गए ना? आप उस प्रोग्राम में बिल्कुल। बहुत कितने लोग थे उसमें? हॉल में जगह थी? आपके एक बहुत खास मित्र, उनको मैंने 3 बार फोन आया, क्या बोला? भैया जगह नहीं है, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। रखने की जगह ही नहीं थी, पूरा फुल पैक था। कितनी मार्केटिंग करते हैं वो? और
ताज्जुब की बात यह है कि पूरा दिन भी पैक्ड है, ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम फ्री छोड़ दिया है। और रात को 9:30 10 बजे तक प्रोग्राम चल रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। इतने तो देर तक बांध कर रखना अपने आप में बहुत बड़ी तो कला है। इस कॉन्टेस्ट में मैं यही समझाना चाहता हूँ, यदि आप अच्छा प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो कस्टमर आपको कस्टमर ला के देता है, आपको मेटा की जरूरत ही नहीं है। फिर मेटा आप अपनी खुशी के लिए करोगे, जरूरत के लिए नहीं करोगे। थोड़ा बहुत दिखने के लिए। मैं हर किसी व्यक्ति से क्या बोलता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि हम सब सर्विस इंडस्ट्री में, जितने भी हमारा नेटवर्क है सर्कल सब सर्विस इंडस्ट्री में, मैं बोलता हूँ आप अपने प्रोडक्ट को इतना एक्सेल कर लो ना कि आप घर से बाहर है ना, अपने एंजॉयमेंट के लिए निकलो। पैसा कमाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, पैसा घर पे आना चाहिए। और ये बहुत आसान है, आप कर ही रहे हो ना। सीख आप पैसा कमाने के लिए घर से बाहर कितनी बार निकलते हो महीने में? जैसे ऑनलाइन ही प्रोग्राम कर रहे हो ना। आज अनुराग ऋषि जी ऑनलाइन ही प्रोग्राम कर रहे हैं ना। हम तो कई बार बोलते हैं भाई साहब, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, क्या काम दिया हमें, धन्यवाद। और जिस काम के आप लोगों से पैसे ले रहे हो, वो पैसे देने के बाद भी आपको दुआ देते ना कि विकास जी आपने मेरी जीवन बदल दी, अनुराग जी आपने मेरा जीवन बदल दिया। देते हैं ना दुआ हाथ जोड़ के, ग्रेटिट्यूड रखते हैं ना। कल एक हैंड रिटन नोट है, वो इतना, मैं बहुत सालों बाद जैसे होता है ना कि आपको एक ऐसे कितना प्यारा नोट लिख के भेजा हुआ है आपके लिए। जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपको पैसा भी देते हैं, और पैसे से भी ज्यादा वैल्यू और ग्रेटिट्यूड देते हैं। जब आपका कस्टमर आपको ग्रेटिट्यूड दिल से देना शुरू कर देना, ये ग्रेटिट्यूड जो यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है। और जब वो यूनिवर्स में जाता है ना, तो वहां से अबंडेंस लेके आता है। ये जिसको समझ में आ गई ना रहस्य, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही व्यक्ति ओशो बनता है, वही व्यक्ति प्रेमानंद जी बनते हैं, वही व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बनते हैं, वही व्यक्ति आचार्य रजनीश बनता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो अच्छे वाइब्रेशन के साथ लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, और जब सैकड़ों हजारों लोग आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं, सैकड़ों हजारों लोग आपको दिल से बोलते हैं कि यार इस आदमी की लंबी आयु हो, तो लंबी आयु का मतलब ये नहीं कि आप 200 साल जिए। लंबी आयु का मतलब है कि आप थे तो 50 साल के, पर आप 200 साल का काम करके गए। ओके। लंबी आयु का मतलब ये नहीं है कि आप 200 साल जी रहे हो। भाई ओशो जी कितने साल जिए? स्वामी विवेकानंद कितने साल जिए? वो तो 39 में चले गए। कितनी किताबें लिख के गए? बहुत, मतलब आज तक स्टडी कर रहे हैं, कितने साल हो गए। तो उन्होंने तो 200-500 साल का काम कर लिया ना। पूरा कर दिया। कर लिया ना। तो आपकी उम्र 200 साल नहीं होनी चाहिए, पर आप कम उम्र में वो काम करो कि 200 साल वाले आदमी ना कर पाए। इसको कहते हैं लंबी आयु। आपकी प्लानिंग लग रही है मुझे ऐसी। आप कब खुद शुरू कर रहे हो कोचिंग? सर मेरी कोचिंग तो चालू है, पर मुझे बेचना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे को कभी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लोग चाणक्य क्यों बोलते हैं? सर इसका जवाब जो बोलते हैं वो दे पाएंगे, नहीं, बस वो भी मुझे दे लगता है। पाएंगे, मैंने पर्सनली भी देखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या सोचते हो जिससे ऑडियंस को भी समझ में आए कि सोचने का तरीका एक ये भी होता है। बहुत अच्छा सवाल विकास भाई, लाजवाब सवाल है। मैं खाली है ना आम आदमी बन के उस ट्रेनर को ऑब्जर्व करता हूं बस। एक आम, देखो हम भारत देश के निवासी हैं, और भारत देश आम लोगों का देश है, खास लोगों का देश नहीं है। मतलब खास लोग तो मुट्ठी भर है ना, डेंसिटी ज्यादा किसमें है? आम लोगों में। बिल्कुल। तो जब आप आम आदमी बन के उस ट्रेनर की पूरी रूपरेखा, दिनचर्या, काम करने का तरीका, ट्रेनिंग देने का तरीका, सिखाने का तरीका, फीडबैक लेने का तरीका, सब कुछ आम व्यक्ति बन के ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ ये लूप होल है, यहाँ ये लूप, यहाँ ये ट्वाइन है, यहाँ ये ट्यून होगा, यहाँ ये ट्यून होगा, ये सब ट्यून हो जाएगा तो ये रॉकेट हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। आप आम आदमी बनकर ऑब्जर्व करो, आपका मुझसे अच्छा हो जाएगा। कोई बड़ा काम है ही नहीं। और आप 5 मिनट के लिए भूल जाओगे बहुत बड़ा ट्रेनर। आप 5 मिनट के लिए खाली ये देखो कि यार ये गलतियां यहाँ 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 ये मिस्टेक हुई, आम आदमी की नजर से, और ब्लंटली फीडबैक दे दो। माने तो बहुत अच्छी बात है, ना माने तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको उस पर समय नहीं लगाना। भाई मैंने विकास भाई को कोई उनके जीवन के लिए अच्छी चीजें बताई, उनने माना, तो मेरे पे प्रेशर आ जाएगा कि यार विकास भाई मेरी बातों को फॉलो कर रहा, अब तो इसकी सफलता की पूरी जिम्मेदारी मेरी एथिकली है। पर मैंने विकास जी को कोई बात बताई और उन्होंने नहीं माना, तो मेरा पूरा प्रेशर खत्म। अच्छा हुआ उसने मेरी बात नहीं मानी। अब जब भी भगवान करे कि वो सक्सेस ही हो, भगवान करे कि विकास भाई सक्सेसफुल ही हो, पर 1% भी यदि उनके जीवन में कोई अनसक्सेसफुल आई,
तो मुझे पता है कि उसने फॉलो नहीं किया, इसलिए आई। आपको मालूम है भारत में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स, एंटरटेनमेंट को छोड़ दूं अगर, इनफैक्ट उनको भी मिला लें तो लॉसेस में ही है वो। पब्लिक को तो दिखता है। और यहीं अगर मैं इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूं, वो प्लस में भी हैं, प्रॉफिट में भी हैं। माइंडसेट का फर्क लगता है मुझे तो। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो माइंडसेट है वो उनके अंदर नहीं है, जो भारतीयों के अंदर जो होना चाहिए था। आप क्या सोचते हो? सच सच सुनना पसंद है ना आपको? मेरी ऑडियंस भी यही चाह रही है सर। सर, मैं जितने कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो मिस्टर बीस्ट है। मिस्टर बीस्ट है, ठीक है। करोड़ों रुपए बांटता है अपने वर्कशॉप में। बिल्कुल बढ़ता है। और मैं जितने कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है मिस्टर बीस्ट, ठीक है। है ना। यहाँ माइंडसेट केवल इतने ही है दोस्त, कि वो जब यूट्यूब से पैसा बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो बने हुए पैसे को री इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो मिस्टर बीस्ट करता है। यही जो कोचेस भी गलती करें, जो थर्ड नंबर की गलती थी। ठीक है। जब आप, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चलो जैसे, चलो फिर से मैं दीपक दहिया सा एग्जांपल लेता हूँ। दीपक दहिया ने कंटेंट बनाना शुरू किया एक टूटे मोबाइल से। ठीक है। ठीक, जब उसको समझ में आया कि यार इसमें मुझे कुछ मिल रहा है, उसके पास पहला पैसा आया ना, तो उसने सबसे पहले उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया माइक खरीदने में। यार मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी अच्छी आनी चाहिए, अब माइक खरीद लिया। ठीक, फिर थोड़ा पैसा आया, फिर उसने कैमरे में अच्छा मोबाइल खरीदा। फिर पैसा आया, फिर उसने कैमरे में पैसा लगाया। फिर पैसा आया, फिर उसने अपने डेकोरेशन में पैसा लगाया। पर कंटेंट क्रिएटर दो प्रकार की गलती है। ये एक गलती तो क्या करते हैं कि जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, परफेक्शन का वेट करते हैं, जो है कि ना? हो ही नहीं सकता। कभी होता ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी गलती क्या कर देते, सब कुछ सेट होते होते जब पैसा आता है तो अब मैं पैसा केवल अपने मकान दुकान घर वर इस सब में लगाऊंगा, अपने धंधे में नहीं लगाऊंगा। भाई तेरा वो धंधा समझते ही नहीं है तो कैसे पैसा बनाएंगे? होता तो है गलती, ये तो बिल्कुल। धंधे का क्या नियम है कि आपने यदि, एक कपड़े वाले ने 1 लाख रुपए का माल दुकान में रखा और 1,25,000 का बेच दिया, उसके पास पैसे कितने बचे? 25,000 मतलब अब टोटल बाकी 1 लाख का क्या 1,25,000 करेगा? लेके, हाँ, एक बाकी 1 लाख का क्या करेगा? माल लेके आएगा। यही गलती करता है। 1,25,000 बचा है ना, तो भैया तुम्हारे यदि खर्चे 5,000 हैं तो केवल 5,000 खर्च करो, 1,20,000 का अगली बार माल लाओ, हाँ। तब वो 1.5 बनेगा। अब 1.5 में फिर 10,000 खर्च कर लेना, अब एक बार 1,40 का माल लाओ। तो आपके पास जो यूट्यूब से इनकम आ रही है, उस इनकम को आपने ना टीम पे खर्च किया, ना आपने सेटअप सुधारने में खर्च किया, ना आपने अपनी कहीं जाके ट्रेनिंग करने में खर्च किया। अब तुमने 10 साल पहले यूट्यूब चलाना सीखा था, आज तक वही चला करने की कोशिश कर रहे हो, फिर तुम क्या बोल रहे हो, यूट्यूब ने हमने एल्गोरिदम बदल दिया इसलिए मेरा कंटेंट नहीं चल रहा। अबे भाई साहब, तूने 10 साल में कब जाके ट्रेनिंग ली किसी प्रोफेशनल के पास, बताओ? कैसे करेंगे? जब आप ट्रेनिंग लोगे नहीं तो आप तो 10 साल पहले ही हो ना। तो हम अपने ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम अपने इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम अपने सेटअप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम अपनी टीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। और क्या चाहते हैं? ये सब लोग ऑटो पायलट मोड में मेरे को पैसा देना चाहिए। घंटा देगा कोई पैसा? हम्म, तो कुल मिला के सारा जो मुझे क्रक्स समझ में आ रहा है कि अगर आप बिना मेंटोर के चल रहे हो तो ये गलतियां बार बार होंगी। और वही जिस बिजनेस से आपका घर चलता है, वो बिजनेस फिर लॉन्ग टर्म में रहता नहीं है। और मैं इस बात को इसलिए भी समझ सकता हूँ कि हार्वर्ड की एक रिसर्च है सर, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों में। जिनके पास मेंटोर होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 82% तक बढ़ जाती है। वाह, बहुत बढ़िया। तो इस मैं इस पे मैं बात एक से भारत देश का एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक और जो बड़ी खास मिस्टेक बहुत सारे क्रिएटर या ट्रेनर कोचेस करते हैं, हमने बचपन में एक कविता सुनी थी, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छिपाए, बिन पावन बिन सावना निर्मल करे सुहाए। आह, है ना? हो सकता बहुत है इसके पहले सुने थे। प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक मेरे से हुई हो, पर आप मतलब समझ गए होंगे, निंदक नीरे राखी, हाँ है ना? बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए यश है ना, हम दोनों बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और यश ने कोई करेक्शन बताया, तो अपन क्या कहेंगे? बीच में टोक रहा है, पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब क्या दोबारा ये कभी करेक्शन बताएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यदि ये करेक्शन बताएगा और मैं इसकी तारीफ कर दूं, यार थैंक यू यश, आपने मुझे करेक्शन बताया, मैं उसको सुधारूंगा,
तो ये दोबारा फिर से बताएगा, बिल्कुल बता। तीसरी बार बताएगा, चौथी बार बताएगा। पर अमूमन एक कंटेंट क्रिएटर, एक कोच, एक ट्रेनर, जो ऐसे व्यक्ति उनकी टीम में होते हैं ना, एचआर से बोलते हैं इसको फटाफट बाहर करो, फटाफट बाहर करो इसको। और जितने लोग ऐसे लोगों को अपने साथ रखे हैं, वही राज शमानी बनते हैं, वही अभियन न्यू बनते हैं, वही अनुराग ऋषि बनते हैं, वही बड़े क्रिएटर बनते हैं। तो आसपास लोग नॉर्मली चापलूस रख लेते हैं, जिसको एग्जैक्टली चाटने वाले जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली वो कौन रखते हैं? अरे सर क्या कंटेंट बनाया यार आपने सर, ये तो भयंकर चलेगा। वो एक कुछ टाइम बाद पता लग जाता है। ठीक, थोड़े दिन बाद पता चल गया। जिस भी व्यक्ति का कंटेंट नहीं चल रहा है, उस व्यक्ति को आत्म मंथन करने की जरूरत है कि यार मैं जो भी चीजें बना रहा हूं वो चीजें क्यों नहीं चल रही। आप अपना जो वीडियो नहीं चला विकास भाई, ठीक है, आप उस वीडियो को 10 बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, क्या आपको मिस्टेक पता नहीं चलेगी? लग जाएगी पता। चलो मान लेते नहीं पता चली, आपको लगा कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छा किया, फिर भी नहीं चला। आप कोई आम आदमी को पकड़ो, कहना भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए देता हूँ, इस वीडियो को 10 बार देखना और बता ये वीडियो क्यों नहीं चला। हो सकता उससे भी ना समझ में आए, और किसी आदमी को दे दो। मैं बोलता हूँ आपने 10 लोगों को 5-5 हजार रुपए दे दिए वीडियो देखने के आपके, कि वीडियो देख के मुझे मिस्टेक बता। उन 10 लोगों में से एक भी व्यक्ति ने आपकी रियल गलती पकड़ ली, अब आपके आगे की वीडियो नहीं चलेंगे वो गलती सुधारने के बाद। बिल्कुल चलेंगे, वही पैसा कमा के देंगे फिर। अब जब आपकी मिस्टेक सुधरेगी और कंटेंट चलना शुरू होगा, तो क्या आपका एक वीडियो आपको 50,000 कमा के नहीं देगा? बहुत आराम से और देंगे। फिर उसने जो आपको सिखाया वो तो आपके यहाँ पे आया ना, ये कहीं बाहर जाएगा क्या? संभव फिर ही। तो वो आप अपने सैकड़ों वीडियो में इंप्लीमेंट करोगे बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी कि नहीं बताइए। करोगे? बिल्कुल हम क्या करते हैं, कभी आपने किया ऐसा? नहीं। फिर कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा? हम हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में यदि कोई नेगेटिव कमेंट डाल देता है ना, कह रहे विकास भाई ये 3 मिनट 15 सेकंड पे आपने ऐसा बोला है, इसमें ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं, इसमें तुमने गलत स्टडी डाली है, तो हम उसके नीचे ना रिसर्च पेपर ढूंढ के डालते हैं, देख मैंने सही रिसर्च डाली। भाई तूने बहुत सही रिसर्च डाली, पर वो व्यक्ति उस लेवल पे नहीं समझने वाला, तो तुम उसके लेवल की रिसर्च बना के डालो ना, कंटेंट को उस लेवल पे लेके जाओ ताकि जो आपका ऑडियंस है। यदि वो आपका ऑडियंस, जिस ऑडियंस ने आपको ये कमेंट दिया है, यदि वो ऑडियंस आपके मतलब का नहीं है, रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। पर रेलेवेंट ऑडियंस यदि कमेंट डाल रहा है और आप उस पर सुधार नहीं कर रहे हो, तब तो मतलब आप अपने रेलेवेंट ऑडियंस के लिए कंटेंट बना ही नहीं रहे हो, आप तो कुछ भी बना रहे हो जो आपके मन में आ गया। तो एक कंटेंट क्रिएटर की कुछ मिस्टेक में से एक ये होती है, जो उसको लगता है ये सबसे अच्छा वो बना लेता है। भाई जो पब्लिक को चाहिए वो बना ना भाई। जो उसको ये ना इससे रेलेवेंट एग्जांपल है, लेकिन बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। मेरे भैया का ना शोरूम है शूज का, तो वो राजस्थान गंगानगर में रहते हैं। तो माल कहाँ से लेते हैं? बॉम्बे से, दिल्ली से। तो कई बार ऐसा कुछ ले आते हैं शूज जो उस एरिया के हिसाब से बहुत एडवांस है, और फिर बोलते हैं कि चीज आज नहीं चलने वाली, चलेगी साल बाद, अभी मैं पहले ले आया हूँ। तो ये उसी से रिलेवेंट है भी। ऑडियंस आज आपकी उतनी नर्चर नहीं है, हो सकता है 6 महीने बाद हो जाए, तब तक आप उस ऑडियंस के बेस तक आप बनाओ। जैसे मैं मेरे वाले भी चैनल पे देख रहा हूँ भी, हमारा पूरा चैनल चलता है माइंडसेट के आसपास, सबकॉन्शियस माइंड के आसपास। अब धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर कर रहे हैं इसको। तो जितना ब्रॉडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ पहले जो इनिशियल वीडियोज है हमें दिख रहा है कि उस पर पुश लग रहा है, तो लेकिन वो ब्रॉडर ऑडियंस के साथ साथ उनको ब्रॉडर नॉलेज भी तो मिल रही है। बिल्कुल तो ये लेकिन धीरे धीरे हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे हो। हाँ। जो मैंने आपको बोला, अभी आप क्या किस फेज में हो? आप ट्रेनिंग ले रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, है ना, जो अभी अपन ने चर्चा की। हम वही बात कर रहे हैं कि हम फिर से, क्योंकि अब आप नया ऑडियंस टेस्ट कर रहे हो, तो ट्रेनिंग लोगे, टेस्टिंग करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर ट्रेनिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। तो जब आपको वो निश मिल जाएगी, फिर आप पूरा जोर लगाओ ना, फिर रख दो एक्सीलेटर पे पैर, कितना आपके पास फ्यूल है, जलाओ पूरा फ्यूल। ये मैं बात बहुत 100% इस बात से रेजोनेट करता हूँ। अभी एक वर्कशॉप बनाना था, जब आपका मेरा डिस्कशन हो रहा था कि एक रिकॉर्ड कर लो, मैंने बताया रिकॉर्ड वैसे हो नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या रिकॉर्ड करना है। तो मैंने लाइव चलाया, अब उसका 3rd बैच चल रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या इसको और रिफाइन किया जा सकता है। उसके हम ऐड चला नहीं रहे ऑर्गेनिकली, जो हमारे चैनल से या इंस्टाग्राम से आ जाते हैं। तो उससे मुझे पता है कि इतनी ऑडियंस को संभालना है और इतनी ऑडियंस के साथ मैं 1-on-1 टॉक कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मुझ पर एक बहुत अच्छा, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने स्ट्रेटेजी पूछी थी भाई साहब से और दुर्वेश से, तो वो आज काम कर रही है। अब देखो यही चीज, अब आपने ये सब तैयारी नहीं की होती और फेसबुक पे 20 लाख का बजट लगा देते,
आपके पास 20 लाख का बजट लगाने के बाद शायद 10,000 लोग आ भी जाते। पर यदि ये जो कन्विक्शन आज आपके चेहरे पे दिख रहा है ना, जिस दिन हम इस डिस्कशन को लेके बैठे थे उस दिन ये कन्विक्शन नहीं था आपके चेहरे पे। हाँ, फिर क्योंकि आप क्या बोलते हैं, फेसबुक ऐड काम नहीं करता यार मेरे लिए, बहुत महंगी लीड कॉस्ट आ रही है यार मेरी। अरे भाई, फेसबुक ऐड भी काम कर रहा है, लीड कॉस्ट भी सही है, पर आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं बना के दे पाए जो आप दे सकते थे, क्योंकि आपने प्री प्रिपरेशन नहीं की। खुद ने स्टडी नहीं किया, उसके लिए ऑडियंस को नहीं समझा। ठीक है। अच्छा भैया, मैं उस फेज की तरफ चलना चाह रहा हूँ जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कोचेस फंसते हैं, जो सोलोप्रेन्योर बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। टीम बिल्डिंग, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझना चाहूंगा, और टीम बिल्डिंग के अंदर क्या गलतियां हम करते हैं कि हम टीम ही नहीं बिल्ड कर पाते, इसलिए बड़ा बिजनेस भी नहीं बनता। और टीम बिल्ड करते वक्त हमें क्या चीज़ों को, ये चीज़ें कुछ हम ध्यान भी रख लें, गलतियों से भी बचें, और ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। तो उस पूरे सेगमेंट को भी समझना चाहूंगा। देखो विकास भाई, ये चीज वैसे तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, पर हम इसको है ना एकदम क्रिस्प में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा 2.5 साल का भी बेटा है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ है, किसी के भी घर में बच्चा पैदा होता है, तो जब वो पैदा होता है ना, तो पैदा होते समय वो पूरी एनर्जी से अपने हाथ पैर ऐसे 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 करता है, हाथ भी हिलाता है, पैर भी हिलाता, पूरी एनर्जी से, है ना। पर वो जहां लेटा होता है ना, वहीं लेटा रहता, 1 इंच नहीं सरकता। सही कह रहे हो आप। वैसे ही होते हैं हमारे नए टीम के मेंबर्स, नए एम्प्लॉय, नए फैमिली मेंबर। जब वो जन्म लेते हैं, मतलब आपकी कंपनी में जब वो आते हैं, तो वो तो अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, पर जब तक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कल्चर उन पे नहीं आता, तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब जब वो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हुआ और थोड़ा समय बीता, तो अल्टी पल्टी करना शुरू कर दिया, फिर उसने क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया, फिर उसने 2 हाथ 2 पैर के ऊपर चलना शुरू कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद उसने खड़े होकर चलना शुरू कर दिया सहारा लेके, फिर बिना सहारा के चलना शुरू कर दिया। 1.5-2 साल में पूरा प्रोसेस ये। यहाँ तक आपने सहारा दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे ब्यूटी वाली बात बोलता हूँ, एक बार उसने चलना शुरू कर दिया, तो क्या उसको दौड़ना आपने सिखाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमने तो शायद उसको ऐसे करना भी नहीं सिखाया था, वो भी धीरे धीरे करने लगा था। हाँ, आपने सहारा ले लेके उसको चलना सिखाया, दौड़ना उसको आपने कभी नहीं सिखाया। एग्रीड। बस वैसे ही हमारी टीम बिल्डिंग के लिए हमें टीम को वैसा समय देना पड़ता है। आप टीम तो रखते हो, पर टीम को बच्चे जैसा प्यार नहीं देते। अब आप क्या बोलते हो, भाई मैं अकेला 100 लोगों को थोड़ी मैनेज कर सकता, 100 लोगों को थोड़ी प्यार दे सकते। भाई तुम 100 लोगों को व्यक्तिगत प्यार नहीं दे सकते, पर 100 लोगों को प्यार देने का कल्चर तो बना सकते हो। आपने 10 एम्प्लॉय यदि पहले हायर किए थे, उन 10 लोगों को वैसा प्यार दो जैसा आप अपने बच्चों को देते हो, और उनको एक ही बात बोलो, भाई इस कंपनी का यही कल्चर है, जो भी नया आदमी आएगा उसको ये प्यार मिलना चाहिए। वो आपका घर का रिचुअल बन जाएगा, कल्चर बना दो, कल्चर, संस्कार ही बन जाएंगे वहां के। सही बात है। यदि आपने कल्चर अच्छा बना दिया, यदि ऊपर से लेके नीचे तक सेम कल्चर है, ये कल्चर टाटा ने बनाया, तो आज टाटा को कोई छोड़ के जाता है? मेरे मुंह पे वही नाम था, मतलब कितना हमें चीजें, कितना डाल दिया उन्होंने हमारे ब्रेन में कि क्या कल्चर बना रखा है रतन टाटा जी की, क्या इमेज है। इमेज डज मैटर, है ना। पहला नाम वही है। आज मैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जहां 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, 30 साल से। और उनको सच में, मतलब वहां पे भी उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो बाहर जाएंगे तो 2.5 लाख रुपए मिलेगी। अभी मैं कंसल्टेशन देता हूँ, तो मैं जाके उनसे बात करके उनका माइंडसेट समझने बोलता है, तू इतना अच्छा काम करता है, मेरे साथ काम कर, मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। तो बोलता भैया आप कुछ भी दो, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं करोगे? भैया हमारे सेठ जी ने ना मेरी बिटिया की शादी में, मेरी बिटिया की शादी में उन्होंने ये किया था। तो सेठ जी ने क्या किया था, यहां से अपनी टीम को जोड़ा। भैया मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे सेठ जी ने ना 10 दिन तक रोज हॉस्पिटल आके डॉक्टर से बोलते थे कि मेरी टीम का बच्चा है, इसके पापा का ख्याल रखना। इस पे अभी 2-3 दिन पहले अमर चौधरी सर ने मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी। अमर चौधरी जी, आपकी कहानी रिपीट कर रहा हूँ। वो बोले एक बार अब्दुल कलाम जी की टीम में किसी टीम मेंबर ने बोला कि आज मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे बच्चे को म्यूजियम दिखाने जाना है। तो कलाम साहब ने बोला ठीक है चले आना। पर कलाम साहब ने जब उस समय पे, जिस समय पे वो छुट्टी मांग रहा था, उस समय जब देखा कि वो काम में डूबा हुआ है, तो उनको पता था कि अब मैं इससे बोलूंगा कि जाओ तू अपने बच्चों को घुमाने चला जाओ, तो ये नहीं जाएगा। कलाम साहब खुद गए, ठीक,
उसके बच्चे को घुमा के लाए म्यूजियम में, और जब वो एम्प्लॉय अपने घर गया और बोला कि यार आज बच्चे जल्दी क्यों थक गए, तो उसकी वाइफ ने बोली कि यार आपने ही तो किसी को भेजा था ना म्यूजियम दिखाने, तो घूम के आए तो थक गए इसलिए जल्दी सो गए। अब वो आदमी हक्का बक्का, क्या कौन आया था दिखाने, जब उसको पता चला कि खुद कलाम साहब दिखाने आए ओ थे। भाई, अब क्या ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में कलाम साहब को छोड़ के जाएगा? संभव ही नहीं है। तो कलाम साहब ने वहां दिमाग से नहीं खेला, दिल से खेला। ये नहीं बोला कह रहे छुट्टी नहीं देंगे, काम कौन करेगा। उन्होंने क्या किया, यहां पे चोट मारी, यहां पे। तो जब यहां चोट मारी ना, तो उसके यहां पे हमेशा के लिए कलाम साहब बैठ गए। क्या गजब के ग्राउंडेड व्यक्ति होंगे, क्या गजब का उनका इमोशनल क्वोशंट किस लेवल का होगा, गजब। तो जब आप यहां से कनेक्ट होते हो ना किसी से, तो यहां पे आपके लिए सोचता है, और आप यहां पे चोट मारते हो तो आपके लिए सोचता ही नहीं है। तो टीम बिल्डिंग का सबसे सही तरीका आपने बताया। इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल आंसर और चाहिए मुझे। बिल्कुल सर। कई बार जब हम नया स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं या नया कोचिंग बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, जब टीम बिल्ड करनी होती है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कुछ नए लोगों को ले गए जो हमें इकोनॉमिकल पड़े, या किसी एक ऐसी 10-15 साल पुराने एक्सपीरियंस लोगों को लेके आए जो हमें बहुत कॉस्टली पड़ सकते हैं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? बहुत लाजवाब सवाल है। इसमें ना 2 ई का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। 2 ई का? ई, ओके। एक ई चाहिए एनर्जी जो आती है नए बच्चों से, और एक ई चाहिए एक्सपीरियंस जो आता है काम के लोगों से। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए कि जो एनर्जी से नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, उसको अपने एक्सपीरियंस से फाइन ट्यून करता रहे। और एनर्जी वाला बंदा चाहिए कि जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज्ञान दे, उसको इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करता रहे। तो यदि ये 2 ई मिलकर एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं, तो आपके स्टार्टअप के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्लेंडेड फॉर्म चाहिए हमें। एनर्जी भी चाहिए होगी जो आज की करंट ऑडियंस को समझे, आज की रिक्वायरमेंट समझे, आज का टेक समझे, और एक्सपीरियंस भी चाहिए जो उस लेवल को, उस पूरे कल्चर को समझ के उसको आगे तक लेवरेज कर सके। मैं एक रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ बोलता हूँ। एक वुमेन इनरवियर क्लॉथिंग ब्रांड है। वो उन्होंने स्टार्ट किया अपने दिमाग से, दोनों यंग लोग थे, अपने दिमाग से स्टार्ट किया, और वो ना अपनी पूरी एनर्जी से काम कर रहे थे, पर सफल नहीं हो पा रहे थे। पूरी एनर्जी लगा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पूरी एनर्जी लगा, सफल नहीं हो पा रहे थे। एक एक्सपीरियंस्ड आदमी मेरे जैसा उनको मिला। हम जब जब एक्सपीरियंस और एनर्जी ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो मैंने उनसे केवल सवाल पूछे। मैं अक्सर जिनके साथ भी कंसल्टेशन करता हूँ, तो मैं कभी कुछ बताता ही नहीं हूँ, मैं सवाल बस पूछता हूँ और जवाब वो खुद ही निकाल देता है अपने मुंह से। तो मैंने उनसे 5-10 सवाल जब पूछे, तो 5-10 सवाल में जब वो खुद ही समझ गए कि उनसे क्या मिस्टेक हो रही है, जैसे उन्होंने वो मिस्टेक सुधारी, तो जो ROS माइनस में चल रहा था वो 1.5 गुना प्रॉफिट में आ गया। माइनस से इतने सीधा छोटे से, हाँ, इसको समय लगा 2-3 महीने एग्जीक्यूट होने में। हाँ, तो ठीक है, प्रोसेस को तो सिस्टम। पर जैसे वो प्रोसेस सेट हुआ, जो माइनस में ROS था वो 1.5 गुना प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी मिल गया ना, तो उसको पता है कि गलती कहाँ हो रही है। तो उस एक्सपीरियंस आदमी ने क्या किया, केवल उनको 2 लाइन समझाएं कि ये चीजें इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ाओ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे कुछ सवाल बता सकते हो? हाँ बिल्कुल वो बता भी एक सकता हूँ। मतलब, हाँ बिल्कुल बता, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प बिल्कुल किया। बता सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप ये मेटा एड चला रहे हो, तो ये मेटा एड में आपने जो ऑडियंस ली है, वो ऑडियंस जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट खरीदने का आपके पास पूरा डेटा है? बोले हाँ पूरा डेटा है। इनको रीमार्केटिंग कर रहे हैं? हाँ रीमार्केटिंग कर रहे हैं। इससे धंधा आ रहा है? हाँ धंधा आ रहा है। मैंने कहा क्या आपने इनसे कभी पर्सनल फोन लगा के फीडबैक लिया कि आपको इनके प्रोडक्ट में क्या क्या पसंद है? आपने दूसरे प्रोडक्ट की जगह इस प्रोडक्ट को रिपीट क्यों खरीदा? पूछा कभी फोन लगा के? नहीं पूछा भैया। मैंने कहा पूछो। अब उन्होंने जब पूछा तो 20-25 जवाब मिले। अब मैंने कहा जो जवाब मिले ना, इन जवाब का ब्लेंड बना के अपना एड बनाओ कि हमारे प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिक चीजें हम दे रहे हैं जो कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा। और ये फीडबैक किसने दिया? कस्टमर ने दिया। किसने दिया? जिसने पैसा भी पे किया और फीडबैक दिया। तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा आपको पे करने के बाद। तो जब उसने फीडबैक दिया कि भैया आपके प्रोडक्ट का ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है, मैंने कहा इनमें से टॉप 4-5 चीजें निकालो। मान लो 100 लोगों ने फीडबैक दिए, 100 में से 5 लोगों ने जो रिपीटेड चीजें बोली हैं, अब इसको आप अपनी एड पोजिशनिंग में चेंज कर दो। जैसे ही वो ट्विक किया,
तो आरओएस खटाक से बढ़ गया। इस प्रोसेस को बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगा, 1-1.5 महीने, पर जिस दिन ये एग्जीक्यूट हुआ, खट 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 खट, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक। एक और बताता हूँ मैं आपको। एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जीएस महापात्रो जी, राजस्थान नमकीन के फाउंडर हैं। और जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो वो जिस स्ट्रेटजी से काम कर रहे थे वो 3-4 साल नहीं चले। इत्तेफाक से मेरा कहीं से मुलाकात हुआ, मैं उनके साथ बैठा और मैंने स्ट्रेटजी में इतना सा ट्वीक किया, इतना सा, जो छोटा सा ट्वीक हुआ है ना, वो मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगा। और इसकी केस स्टडी यूट्यूब पे सैकड़ों पड़ी है। मतलब मैंने जो मैं बता रहा हूँ उसके पूरे एविडेंस यूट्यूब पे हैं। वो क्या कर रहे थे, सीधे C&F को अप्रोच कर रहे थे, हल्दीराम के C&F, बीकानेर के C&F, या बड़े बड़े जो नमकीन के C&F है उनको। तो लोग इनको एंटरटेन तो करते थे, माल भी रख लेते थे, पर बाद में बोलते थे यार तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में बिका नहीं, तो फिर माल वापस कर देते थे, तो एक्सपायरी माल वापस आ जाता था। मेरे से मिले, सब कुछ मैंने समझा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा भैया आप सीधे उनको माल बेचो ही मत, आप 25-25, 50-50 हजार के छोटे छोटे वीडियो बनाओ यूट्यूब पे। पहला वीडियो आशीष भैया ने बनाया था, फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पे। ओके। और उस वीडियो में आप सीधे एंड कस्टमर को हिट करो कि 2000 से अपना धंधा शुरू करो, 5000 से अपना धंधा शुरू करो। अब वो 2000-5000 वाले काम करने वाले 4000 लोग मिल गए उनको। 4000 लोग सीधा ही आपने एंड यूजर तक पहुंच के पेनिट्रेट बहुत डीप में जाके किया। तो 4000 लोगों ने मिलके उसकी इतनी शानदार सेल्स बढ़ा दी ना कि आज वो भारत के बाहर कई कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल। क्या बात है। और ये पूरी केस स्टडी यूट्यूब पे लाइव है। मतलब यूट्यूब पे 50 वीडियो 2020-21 में बने थे, 20-21-22 में बने थे, आप यूट्यूब पे जाके देखो, सब मिलेगा। वाओ। अच्छा, मुझे ना इस पूरे कन्वर्सेशन में एक चीज सबसे जो अच्छी लगी, ये खाली उस चीज के लिए नहीं है जो साइकोलॉजी की हम जिसकी बात कर रहे हैं कि मुझे कोचिंग बिजनेस खड़ा करना है या मुझे स्टार्टअप खड़ा करना है या अगर मुझे अपनी फैमिली भी चलानी है, तो शायद कोर यही है। एग्जैक्टली। मुझे उस रिश्ते में अगर कोई खामियां हैं उसी को ऑब्जर्व करके ठीक करना है, मुझे उनको ठीक करके अपने आप को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपने आप पर काम करना है, रीलर्न करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। मजा आ गया मुझे। एक लाइन और मैं टीम बिल्डिंग के ऊपर बोलूंगा। जो मैंने कल्चर की बात की आपको, तो मैं खुद 3 बजे ऑफिस आऊंगा, पर मैं उम्मीद क्या करूंगा, मेरी टीम 9 बजे ऑफिस हो। ठीक। जब आप इनिशियल फेज में धंधा बिल्ड करते हो ना, टीम बिल्डिंग की बात आपने की थी, इनिशियल फेज स्टार्टअप और, तो जब इनिशियल फेज में आप टीम बिल्ड करते हो ना, तो यदि आपकी टीम को 10 बजे आपने बुलाया ना, तो आप 8 बजे आके सीट पे बैठो। 8 बजे आके सीट पे बैठो, 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने आप के साथ करो कि यार अब मुझे धंधा बढ़ाने के लिए क्या 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 करना है। जब तक टीम आएगी तब तक आपके पास पूरी टीम का एक एक आदमी का दिमाग में काम सेट होगा कि इसको ये काम करना है, इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको ये। एक पेन पेपर लो, एक पर्ची बनाओ, यश आया, यश आज का तुम्हारा एक काम है, यश को सौंप दो। आशु आज का तुम्हारा एक काम है, आशु को सौंप दो। विकास आज का तुम्हारा एक काम, उसको सौंप दो। अब 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टीम के पास एक ही काम होगा, जो भैया ने काम दिया है वो करना है। अब 10 बजे के बाद आप घूमो पूरी दुनिया, करो खूब नेटवर्किंग, बहुत जाओ घर जाके सो जाओ। पर ये कल्चर जब आप इनिशियल फेज से बनाओगे ना, तो अब ये आज आपकी टीम के पहले 5 सदस्य हैं, इनको पता है कि ये स्ट्रेटजी होती है, यही कल्चर है। अब जब इनके जूनियर आएंगे यही काम ये भी करेंगे, ये भी उनके जूनियर आएंगे यही काम उनके जूनियर भी करेंगे। अब शाम को आपने 6 बजे एक फोन लगा लिया, आशु ये काम हो गया, हाँ भैया हो गया। यदि वो बोलता है ना कि ये काम नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, कब हो जाएगा भैया, कल हो जाए, ठीक है। अपन क्या करते हैं, और साले दिन भर क्या करता था, दिन भर में एक काम नहीं कर पाता है, यही करते हैं ना। आपको क्या करना है, ठीक है कल हो जाएगा, हाँ भैया कल हो जाएगा। जब वो बोलते अपनी उसे भैया कल हो जाएगा, आप कंफर्म करो कल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कल शाम को फिर से आपने उसी पर्ची में वही काम लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या चाहते हैं, काम बहुत अच्छा हो, बहुत कम समय में हो। भाई ताजमहल बनने में टाइम लगता है ना, तभी वो सदियों तक याद रखा जाता है। तो अपन को टीम से काम भी एकदम एक्सीलेंस चाहिए, और टाइम भी उसको हम बिल्कुल नहीं देंगे, और पैसा भी कम देते हैं। सभी चीजें हैं। तो टीम बिल्डिंग की जब आप बात करते हो, तो आप जब इस प्रकार से चीजों को सोच के बनाना शुरू करोगे, अपने आप होंगी। अब हम क्या करते हैं, एक और गलती जो टीम बिल्डिंग में होती है,
आज टीम मीटिंग है 3 बजे, अब 3 बजे से 5 बजे तक पूरी टीम जूम पे या 1-to-1 बैठी है। अब इसका उस टीम का कोई काम नहीं, इसका उस मीटिंग में बैठा है बेचारा 2 घंटे सुन रहा फालतू की बातें। टीम मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए, पर टीम मीटिंग होनी चाहिए नए आइडिएशन बस पे, मंथन पे। मंथन पर। उसके बाद तो कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हो सकता है ना। बट ठीक है, आपको जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसको आप कॉल पे व्हाट्सएप पे खत्म कर दो। भाई अब मान लीजिए इसको मुझसे कुछ काम है, इसने कहा भैया थंबनेल एक बार चेक कर लेना, इसमें क्या चेंज करना है, ठीक है। अब वो थंबनेल में दिन भर में कभी भी चेक कर सकता हूँ। अब उसके लिए मैं इसके साथ टीम मीटिंग में बैठूं, इसके साथ इसको सीनियर कोई पकड़ के लाऊं, फिर बोलूं क्या यार तुम क्या काम करवाते हो, थंबनेल चेक नहीं कर पाए। अब आपने जो उसके मन में कोई नेगेटिव बात बोली थी, वो बोली तो 10 सेकंड में थी, और उसका इम्पैक्ट इस लड़के पे पूरे दिन रहता है। बिल्कुल रहता है। तो आपने उसका पूरा दिन खराब कर दिया और 10 सेकंड के चक्कर में। एक्चुअली आपने खुद का ही कर लिया, लॉस तो आपका ही आपका हुआ। ही है ना, अल्टीमेटली लॉस तो आपका है। तो वहीं पे यदि आप ये काम को स्मूथली व्हाट्सएप पे कर लेते, तो हो सकता है कि इसका थोड़ी देर के लिए समय एक्स्ट्रा जाता, पर इसके चक्कर में बाकी 3 लोगों के भी समय खराब नहीं होते ना। कम शब्दों में बात हो जानी चाहिए। तो जो ऐसे ऐसे काम होते हैं ना, जो व्हाट्सएप पे रिजॉल्व हो सकते हैं, ईमेल पे रिजॉल्व हो सकते हैं, फोन पे रिजॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए पूरी टीम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा टाइम किलर होता है ट्रेनिंग, ये मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग में बैठना है। एक पहले मीटिंग होती है, फिर उसकी उस मीटिंग का रिव्यू होता है, फिर उस रिव्यू की फिर वापस रिव्यू मीटिंग होती है। मैंने 8 साल काम किया। देखो ये बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल इसको बुरा नहीं मानता हूँ, ये 100% होना चाहिए। व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तब ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। हम कोई काम करना शुरू कर रहे हैं ना, उसकी प्लानिंग के लिए बिल्कुल भरपूर मीटिंग होनी चाहिए, पर प्लानिंग की मीटिंग होने के बाद केवल एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वाली मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हमें यहां से अभी अपन दोनों को यहां से दिल्ली जाना है, तो हम लोग बैठ के यहाँ अभी प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। प्लानिंग एक बार हो गई कि विकास भी एक काम करेंगे, अपन यहाँ से चलते हैं ओखला, ओखला से चलते हैं यहाँ से चलते हैं यहाँ, दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मान लो बीच में कोई छोटी मोटी रुकावट मिल गई, हम रास्ता चेंज कर लेंगे, ठीक। अब अपन यहाँ से पहुंचे सेक्टर 52, रुको पहले रिव्यू करेंगे, पहले रिव्यू करेंगे ये काम ऐसा क्यों हुआ, ये काम ऐसा, ये काम ऐसा। फिर रिव्यू हुआ, फिर उस रिव्यू का रिव्यू हुआ, चलने से तो पहले हम कर दिल्ली लो, कब पहुंचेंगे। चलने से पहले करो सारे काम। जो भी प्लानिंग है, सारे ऑब्जेक्शंस पहले डिसाइड कर लो। अच्छा ये ऑब्जेक्शन आया तो अपने को क्या करना है, ये करना है। ये ऑब्जेक्शन आया तो अपने को क्या करना है, ये करना है। ये ऑब्जेक्शन आया तो अपने को क्या करना है, ये करना है। पूरा जो आपके पास रोड मैप है वो आपने अपनी कार में चिपका लिया कि ये रास्ते में ट्रैफिक जाम है तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ ट्रैफिक जाम है तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ ट्रैफिक जाम है तो यहाँ से जाएंगे। जब आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो आपका टाइम कम से कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि टीम बिल्डिंग बड़ा डीप सब्जेक्ट है। अभी कुछ चीजें मैंने जो हर आम आदमी कर सकता वो बस बताएंगे। इस पे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑडियंस आपके भी सवाल लिख के भेजना, ताकि हम जब पॉडकास्ट का जो सेकंड एपिसोड लेके आए वो प्रॉपर प्योर टीम बिल्डिंग पे रहे। ये सारा गेम ट्रेनिंग का है और फ्री में मिल रही है, इससे और बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो जहां से आपकी बात शुरू हुई थी ना विकास जी, ट्रेनिंग कोचर्स, ट्रेनर कोचर्स, आप देखिए उनमें भी ये कॉमन मिस्टेक है। सिखाते तो यही है वो, बस वही आपने जो बात बोली। सर वो जो सिखाते हैं वो सब करो, वो जो करते हैं वो बहुत सोच के करो। ठीक वैसे मैं तो बोलता हूँ करो ही मत। ठीक है। तो मिस्टेक्स क्या होती है, अब मान लीजिए मेरे को 1000 लोगों का प्रोग्राम करना, मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरे को 1000 लोगों का प्रोग्राम करना है, तो उस प्रोग्राम में जितनी भी मिस हैपनिंग होनी है सब मुझे आज पता है, और हर ट्रेनर को पता होती है, पर वो पहले प्लानिंग नहीं करते। भाई मैंने डिक्लेयर कर दी ना प्रोग्राम करना, अब तुम सब जुट जाओ, करो। अभी कल कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग पे नहीं, कोई बात नहीं। अभी कल परसों किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बोले आप 15 दिन में अपन को ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने कहा ये मैं नहीं करवा सकता, किसी और से करवा दो। बोले क्यों, मैंने कहा मुझे कोई भी प्रोग्राम करने 75 दिन चाहिए होते हैं, पहले 10 दिन 15 दिन में प्लानिंग करता हूँ, फिर 60 दिन में उस पर काम करता हूँ। तो मैं कोई भी इवेंट 75 डेज से पहले नहीं करूँगा। आप 70 डेज भी बोलोगे तो आप खुद किसी और से करा लो, मैं इसमें कंसल्टेशन नहीं दूंगा।
क्योंकि जब आप 15 दिन मंथन करोगे ना टीम के साथ बैठ के कि अच्छा यार यश एक बात बताओ, यदि हमने 500 लोगों का इवेंट करने सोचा और 450 लोग आएंगे तो अपन इसको कैसे ऐसा प्रोजेक्ट करें कि ये दिखे कि 450 भी बहुत है। ठीक, चलो अच्छा यदि डिजिटल मार्केटिंग फेल हो गई तो हम क्या करेंगे? अब डिजिटल मार्केटिंग अब हमने 15 दिन का प्रोग्राम लिया, सोचा 15 दिन ऐड चलाएंगे, लोग आ जाएंगे। अब 10 दिन तक डिजिटल मार्केटिंग का ऐड सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? ये भी हुआ है, मतलब नाम तो नहीं ले सकता मैं, फिर हुआ क्या है। करोगे? हम्म, ठीक, पर 75 डेज है आपके पास। पहले 15 दिन में आपने पूरी स्ट्रेटजी प्लान कर ली, ऐड लगाने शुरू करे। मान लो 5-10 दिन ऐड नहीं चला, आप फिर से चेंज कर सकते हो, फिर नहीं चला फिर से चेंज कर सकते हो। ऐड चल ही नहीं रहा तो आप 1-to-1 लोगों से आके बात करके पब्लिक ला तो सकते हो। प्लान ए कर सकते हो, प्लान बी कर सकते हो, प्लान सी कर सकते हो। लोग क्या बोलते हैं, बस प्लान ए बनाओ और उसमें टूट जाओ। अब ये फेसबुक मान लो चला ही नहीं तो क्या कर लोगे तुम? आपके हाथ ही कट गए। पर जब आपके पास थोड़ा टाइम की बैंडविड्थ होती है ना तो आप टेस्ट एंड ट्रायल चीजों को कर सकते हो। हाँ, अब आपने एक बार वो काम कर लिया और आपके पास पूरा डेटा आ गया कि यार फेसबुक एड से मैंने 70% सेल्स कर ली, 1-to-1 मीटिंग से मैंने 20% सेल्स कर ली और 10% लोग रेफरेंस से आ गए। और ये डेटा आपके पास 3-4 बार सेम आया, मतलब थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होता चलता है, एवरेज आ गया। अब आप डिपेंडेंट हो जाओ उस पर। पर जब तक आपके पास प्रो डेटाबेस नहीं है तब तक आप डिपेंडेंट होगे तो फेलियर होने के सुपर सक्सेसफुल चांस होंगे, फेलियर होने के। फेलियर होने के। ओके, तभी एक स्ट्रेटेजिस्ट लगता है जो ये बता सके कि ये प्रोग्राम आगे जाके कितना सक्सेस होगा। Okay. अब देखिए लोग बोलते हैं, मैं अपने लिए एक बात बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं वो खुद तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो क्या मुझे कंटेंट करना सिखाएगा? तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है वो पढ़ाई करता है, खुद हार्ट अटैक नहीं लेके आता कि मेरे को जब हार्ट अटैक आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। जो टीवी का डॉक्टर होता है वो खुद टीवी लेके नहीं आता कि मैं टीवी टीवी का डॉक्टर हूँ, मेरे को खुद को टीवी हुई थी तभी मैं टीवी का इलाज कर पाऊंगा। होता है क्या ऐसा? ठीक, एक आईएएस आईपीएस बनाने वाला बंदा जो टीचर होता है वो खुद आईपीएस तो नहीं होता ना, नहीं, और उसने सैकड़ों आईपीएस बनाए हैं ना। गुरु द्रोणाचार्य खुद इतने बड़े धुरंधर नहीं थे जितने अर्जुन थे। इतने बड़े गदा के वो विद नहीं थे जितने भीम थे। तो उनका काम है आपके, आप जितने आप पोटेंशियल लेके बैठे हो उसको नर्चर करना, एग्जैक्टली उसको एक्सट्रीम तक लेके जाना। एग्जैक्टली। अभी किसी व्यक्ति विशेष ने बोला कि चित्रेश भाई आपको कैसे पता चल गया था कि लड़का 16 साल में इतना बड़ा काम कर लेगा? तो मैंने कहा भाई पोटेंशियल हर व्यक्ति में है, तुम में भी है, वो तुम्हें शायद नहीं पता, पर जब तुम्हारे आसपास कोई अच्छा दोस्त मित्र यार होगा ना तो वो उस पोटेंशियल को पहचान के तुम्हें बताएगा, पर तुम उसकी बात मजाक में ले लोगे। इसने मेरी बात मजाक में नहीं ली थी, इसलिए आज देश का सबसे नंबर 1 परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट बना हुआ है। मैं राहुल राजा की बात कर रहा हूँ। दुर्वेश से मैं सबसे पहले मिला था, उसने जो मेरे से फोन पे बात की, मैं उससे 1-to-1 नहीं मिला, फोन पे बस बात हुई। फोन पे बात करने में, उसके सवाल करने के तरीके में मैं समझ गया था कि ये आदमी फोड़ेगा। तुषारिका से मैं सबसे पहले मिला, उसके काम के डेडिकेशन से मैं समझ गया था कि अरे तुषारिका शर्मा कल बहुत खतरनाक बनेगी। ये सब जब मेरे साथ जुड़े थे तो सब बहुत छोटे लेवल पे थे या इनिशियल 0 की स्टेज पे थे। आज दीपक दी मुझे 4-5 साल पहले मिला था, तो उसके सवालों से मेरे को समझ में आ रहा था यार ये लड़का फोड़ेगा ही फोड़ेगा। उससे मुझे किसी और ने मिलवाया था, उस पर मुझे आज भी कन्विक्शन नहीं है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन अच्छा करते हो ना तो पोटेंशियल दिखता है। तो जिसको अपना पोटेंशियल निखारना है उसको अपने आसपास ऐसे लोग रखने होंगे जो लोग उसके पोटेंशियल को पहचान पाए। ये ना, मतलब आपने ना सारी वो बातें बोली हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी ब्रेन साइंस पढ़ते हो। मेरा काम वही है। साइंस ये कहती है कि अगर आपके ग्रुप में 5 ऐसे लोग हैं, 5 भी नहीं कहती हो, तो अगर ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आपके बारे में सोचते हैं कि आप बढ़ सकते हो, तो आपका बढ़ने के जो चांस है वो 52% बढ़ जाते हैं। अगर मान लो ऐसे लोग हैं जो सोचते ही नहीं कि आप में या आपकी तरफ ऐसा कोई रुझान ही नहीं है कि आपको बढ़ा, आपकी एक बढ़ोतरी हो सकती है, आप ग्रो कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लगभग 32% डाउन हो जाती है एकदम सोचने भर से। देखिए आपने रेलेवेंट डेटा स्टडी निकाल के बताई। हमें एक अपनी लाइफ का लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरे चाचा जी, उनका नाम सुशील है। बचपन में मैं घर के बाहर बैठा था और घर के बाहर बच्चे लोग कंचे खेल रहे थे, ठीक है, वो मार्बल्स बोलते हैं इसको।
वो कहीं से दुकान से आए और उन्होंने देखा कि मैं वहाँ बैठा हूँ, उन्होंने अंदर बुलाया और मुझसे बोला वहाँ मत बैठो, अपन अंदर बैठो, बस इतना बोला। अपने को समझ में नहीं आ पा क्योंकि चाचा ने बोला था। तो उस समय उनकी बात पे इम्प्लीमेंटेशन इसलिए किया क्योंकि दहशत थी, डर था कि चाचा ने बोला इसलिए मानना है। और कुछ समय बाद मैं दुकान के सामने कहीं खड़ा था कुछ लोगों के बीच में, उन्होंने फिर बुलाया, फिर बोला, इस बार थोड़ा ज्यादा डांट के बोला कि तुम्हें मना किया ना कि उन लोगों के साथ नहीं उठना बैठना। तो मैंने कहा चाचा वो लोग तो दुकान के पास वाले लोग, वो तो सब काम नाम करते हैं, वो लोग गंदे लोग नहीं है। तो बोले बेटा अपनी संगत उनके साथ नहीं बनानी, अपनी संगत यहाँ गद्दी पे बैठने वाले लोगों के साथ बनाओ, जो दुकान पे बैठे हैं ना उनके साथ बनाओ, जो मजदूरी कर रहे हैं उनके साथ मत बनाओ, कल तुम्हें ये गद्दी संभालनी है। तो इसके चीजें सीखो, काम सब सीखो, पर संगत किसके साथ करो, बड़े लोगों के साथ करो। वो बात उस दिन भी मुझे समझ में नहीं आई। ये बात जब उन्होंने बोली थी तब मेरी एज 13-14 साल रही होगी, पर उसकी दहशत इतनी थी कि मैंने जीवन में ना कभी घर के आसपास के मोहल्ले के लोगों के साथ दोस्ती की, ना कभी अपनी दुकान के आसपास के लोगों के साथ दोस्ती की। मेरी दोस्ती हमेशा मेरी पर्सनल उम्र से बड़े लोगों के साथ बनना शुरू हो गई, और उसका नतीजा है कि आज मैं बड़े बड़े ट्रेनर कोचेस को छोटा मोटा कोई सहयोग कर पा रहा हूँ। तो संगत का इतना बड़ा फायदा जीवन में होता है, ये मैंने मेरे जीवन से सीखा, देखा, अनुभव किया, और उससे जो फायदे हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो छोटे मोटे फायदे किया आप, ये छोटे मोटे जो सहयोग की बात कर रहे हो, मैं पर्सनली जानता हूँ कितना छोटा मोटा सहयोग है वो। लेकिन इसमें एक ऑन ए लाइटर नोट, जो बड़े लोगों के साथ जब आप संगत की बात कर रहे हो तो उनके भी तो चाचा ने बोला होगा ना कि बड़े के साथ ही बैठ, फिर कैसे करेंगे? सर देखिए, हर बात हर किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि हर बात हर किसी के समझ में आ जाएगी तो हर व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा ना। सबके पास चाचा भी तो नहीं होते। चाचा होते भी हैं सर, ऐसा नहीं होते। अच्छा मैं एक बात और बताऊं विकास भाई, जो लोग मुझे बहुत समय से जानते हैं वो जानते हैं, मेरा जो जन्म जिस एरिया में हुआ था उस एरिया में सुबह उठ के राम भजन नहीं होते हैं, दुआ सलाम नहीं होता है। सीधे जो सबसे छोटी गालियां होती ना, एकदम गंदी वाली गालियां, वो घर से बाहर निकलो वही वही सुनने मिलता था। अच्छा। मतलब एकदम लो लेवल की गालियां, वहां पे चाकू छुरा चलाना एकदम आम बात थी कि कभी भी किसी को भी, आम बात। उस जगह से यहां पहुंचना मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां सुबह उठ के माँ बहन की बातें होती हैं, अच्छी वाली नहीं, गालियां वाली, ठीक। रात में कोई भी जुआ शराब सट्टा चाकू छोरा ये होता है। वहां से उठ के यदि इस कुर्सी पे बैठा हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके साथ कुछ बातें कर पाऊं, तो मैं इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। और नीचे अभी जो मैं एक बात बोल रहा था, सॉरी बीच में आपकी बात रोक दी, कि ऋतिक रोशन के पैर में चोट लग गई तो अच्छे डांस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर। बराबर बात है ना। वैसे यदि मुझे यहाँ दिमाग में चोट लग गई तो मेरा तो पूरा काम ये दिमाग ही कर रहा है ना, मैं तो खाली बात ही करता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। तो यदि यहाँ पे मेरे को चोट लग गई तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आई एम सुपर सक्सेसफुल। मेरा काम है बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाना और मैं वो करता हूं, और मेरी स्ट्रेटेजी तो चलेगी ही चलेगी। तो ये कन्विक्शन तभी आता है जब आपको इसको आपने पूरा स्वस्थ करके रखा है। एग्रीड, 100% एग्रीड। तो इन सारी बातों में जो मुझे समझ में आया कि अगर अपने ब्रेन पे काम करना है, अपने माइंड पे काम करना है, अपनी सेल्फ टॉक को सही करना है, अपने अंदर के मन को सही करना है, सेल्फ डाउट को खत्म करना है, तो संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली कोई चॉइस नहीं है। अगर एग्जैक्टली करते हो तो आपके पास बहाने नहीं बचते कि आपके पास कैसा एनवायरनमेंट था, और आप निकल के उससे बाहर आते हो और अपने पूरे परिवार को क्योंकि मुझे वो सीन याद है जब मसूरी में हम अनुराग सर के प्रोग्राम में थे, तो आपकी की सिस्टर, आप ही के छोटे ब्रदर आपके बारे में क्या बता रहे थे, क्योंकि पूरा जब आप ग्रो करते हो तो आपका पूरा परिवार ग्रो करता है। एग्जैक्टली जब परिवार ग्रो करता है तो आपका समाज ग्रो करता है, समाज ग्रो करता है तो फिर आपका पूरा आसपास के सभी लोग, पूरा देश ग्रो करता है। तो मैं इस बात को बहुत तहे दिल से मानता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि आप ये काम कर रहे हो। और जो अभी आपने एक बात बोली ना, कारण और बहाना, मैं उस पर एक बात हर आदमी से बोलता हूं, जिस व्यक्ति के पास बहाने हैं वो कभी सफलता का कारण नहीं बन सकता, और जिसके पास सफलता का कारण है उसके पास बहाना नहीं बन सकता।
ये बात इतनी कड़वी है कि लोगों को ना बहुत चुभ जाती है ये बात, कि उनको ये लगता है कि मेरी बातों को आप बहाना ले रहे हो, लेकिन है अटल सत्य ये। क्या जैसे सफलता के अपने अपने मायने होते हैं ना, किसी का सफलता का मायना है कि उसको 1000 करोड़ कमाना है, किसी का सफलता का मायना है कि उसको क्रूज खरीदना है, उसको अपना प्राइवेट जेट खरीदना है। मेरी सफलता का मायना है कि मुझे 100 विकास भाई को 100 करोड़ की जर्नी पे लेके जाना है, और जिस पे मैं 100% सफल हो रहा हूं। क्या क्योंकि मुझे पता है 1 लाख से 5 लाख की जर्नी 1 लाख से सरल होती है, 5 लाख से 10 लाख की जर्नी 5 लाख से सरल होती है, और 10 लाख से 10 करोड़ की जर्नी उससे ज्यादा सफल होती है। तो यदि मैंने अपनी संगत में 100 लोगों को केवल एक बार 1 करोड़ कमाना सिखा दिया ना, फिर वो 100 करोड़ अपने आप कमा लेंगे। तो मुझे तो 1 करोड़ तक लेके जाने की मेहनत उनके साथ करनी है, उसकी बाद की जर्नी तो खुद तय कर लेंगे। कहाँ तक पहुंच गया नंबर? सर बस डबल डिजिट में आ गए हैं अभी हम। अरे क्या बात है, ठीक है। हम में हमारा नाम है क्या? सर इस पे मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूँ। हाँ प्लीज। मैं एक बात बोलता हूँ कि जहां आपका फोकस होगा वही चीज बढ़ेगी। जहां आपका फोकस होगा वही चीज बढ़ेगी। तो मैं अपने जीवन में समय ही उस आदमी के साथ बिताता हूं जिस पे मेरा फोकस होता है। क्या बात है। ठीक है। जिस पे मेरा फोकस नहीं होता ना, तो वो नीचे बैठे भी होते हैं ना, तो मैं 2 मिनट हाय हेलो करके ऊपर आके अकेला बैठ जाता हूँ। अच्छा, आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए हो, हम इसको बोलते हैं ब्रेन का RAS, तो ये एक्चुअली में एक पूरी कम्युनिटी के RAS है, जहाँ इनका फोकस चला जाता है बाकी सब चीजें ब्लर कर देते हैं ये। ठीक। एग्जैक्ट, क्योंकि यदि मैं अनडिवाइडेड अटेंशन से किसी के साथ काम नहीं करूंगा तो वो आदमी बड़ा होगा ही नहीं। इस बात को मैं इसलिए ना, आपको अपना मेंटोर, अपने दोस्त बहुत लॉजिकली ढूंढने चाहिए। ये दिल वाला मामला नहीं है, ये फिल्मों में अच्छा लगता है। ये काम सारा लॉजिकल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। आप अपने साथ क्या चुन रहे हो वो आपका नहीं, आपके परिवार का भविष्य तय करने वाला है, तो सोच समझ के चुनिए। अब मैं मत- इसमें एक चीज और बोलता हूं, यदि आप जीवन में मिठाई खाओगे, यदि आप जीवन में मिठाई खाओगे तो डायबिटीज लेके आओगे, पर आप जीवन में नीम खाओगे तो पूरा खून साफ करके जाओगे। तो आप ऐसे मेंटर को रखिए जिसकी बातें आपको कड़वी लगे, निंदक नीरे राखी। जिसकी बातें सुन के आपको ना अंदर से ऐसा गुस्सा आ जाए कि अब तो मैं सफल होकर ही रहूंगा। तो खाओ नीम और करो अपना खून साफ। जब बड़ी और जो ऐसा है ना, जो मीठी मीठी बातें करे, जो उसके आपको चापलूसी करे, जख्म हो जाते हैं, पैरों में अल्सर हो जाते हैं। वो आपको जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। सही बात करें। ठीक बोला हूं ना सर? तो अच्छे ऐसे लोगों को रखो जिनकी बातें कड़वी लगे आपको, और जिनकी बातों को सुन के आपके जीवन का जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज साफ होना शुरू हो जाए, आपका खून साफ होना शुरू हो जाए। फिर आपके जीवन में यदि आपकी पूरी बॉडी का खून साफ है, आपका गट अच्छे से क्लीन हो गया, आप अच्छी बुकें दिमाग में डाल रहे हो, तो क्या आप आजीवन पूरी एनर्जी से काम नहीं कर पाओगे? फुल ऑफ एनर्जी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्चुअली में देखा जाए तो इतनी बढ़ जाएगी कि आप लगभग 97% लोगों से और ऑलरेडी आगे हो जाते हो। हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं संजय कथुरिया जी, वो बोलते हैं यदि आप 3 लाख रुपए भी महीने कमा रहे हो ना, तो आप देश के टॉप 5 लोगों में आ गए हो। टॉप 5? शायद वो टॉप 3 बोलते हैं, पर मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं खुद फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा डेटा ले रहा हूं कि उससे तो आ ही जाओगे। हाँ, सेफ वाला। ठीक है। तो बोलते हैं कि आप 3 लाख भी कमा रहे हो तो आप टॉप 5 लोगों में आ गए हो देश के। तो आज हम सब जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वी ऑल आर इन टॉप 5। ट्रू। हम देश की 95% आबादी से तो ऑलरेडी आ गए हैं। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ऐसा वैसे डेटा, ये ट्रू है, डेटा सही है। तो हमेशा है ना, एस्पिरेशन रखिए उसके साथ जो आपसे बढ़िया काम कर रहा है। ठीक। और हमेशा उनको एडमायर करिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। यार ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। ठीक। हम कंपैरिजन किन से करते हैं? जो 5-10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है ना, हम अपना कंपैरिजन उन्हीं से करने लगते हैं। क्या देखो, वो और मैं सेम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक। जैसे मान लो अपन व्यू की बात करें, अब आप बोलो देखो चित्रेश भाई, मेरे और उसके व्यू बिल्कुल ठीक है। भाई आप में पोटेंशियल ज्यादा है, फिर भी कम व्यू है। ये मतलब मैंने भी पूछा था ना उसका। ठीक है। मतलब आप में पोटेंशियल ज्यादा है और उतने ही व्यू आ रहे हैं, तो आप गलत आदमी के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो। आप कंपैरिजन किससे करो?
जो आपके आसपास का कंटेंट बना रहा हो उसके एकदम बड़े लेवल पे मैंने मेरी तरफ से तो नाम अच्छा लिया था, लेकिन आपने कहा नहीं ठीक है, मैं उस हिसाब से सोचूंगा, डेफिनेटली सोचूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमेशा है ना, आप थोड़ा सा टारगेट चैलेंजिंग रखो, आप थोड़ा सा टारगेट ऐसा रखो जो आपको बार बार उठ के काम करने के लिए जगाए। लोग ऐसे रखो जो आपको एकदम फुल सुबह दोपहर शाम आपको आपके पोटेंशियल का याद दिलाते रहे। भाई हनुमान जी को हनुमान जी बनाने के लिए जामवंत जामवंत चाहिए जी था, लगे थे, बिल्कुल लगे थे। तो आप ऐसा जामवंत ढूंढो ना जो आपके पोटेंशियल को जानता और आपको बोले भैया तू ये कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है। मैं किसी की कंपनी में कोई काम नहीं करता हूं जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं एक ही काम करता हूं, बताता हूं भाई तेरा पोटेंशियल ये है और तू यहाँ खड़ा है, तू यहाँ से यहाँ जा सकता है, मुझे पता है कैसे जाएगा। यदि तू जाना चाहता है तो तू मुझसे जब जब पूछेगा मैं टाइम दूंगा। यदि विकास भाई का पोटेंशियल 100 करोड़ की कंपनी बनाने का है और वो यदि 1 करोड़ अभी कर रहे हैं, तो 1 करोड़ से 100 करोड़ पे जाने के लिए उनमें भूख होनी चाहिए। नहीं तो भूख तो आप जगा भी देते हो। उनमें भूख है तो जागेगी ना सर, अंदर होगी तो बाहर आएगी ना। सारी चीजों का जो मुझे मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जब तक आपका सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो आप बड़ा बिजनेस तो नहीं कर सकते। बड़ा मतलब आप जो लेगेसी क्रिएट करने की बात कर रहे हो, 1000 करोड़ रुपए की बात करो, 1000 तो छोड़ी 100 करोड़ की भी बात करो, तो वो असंभव है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो हो सके। हाँ, ये 2-4 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप अपने तरीके से चलते रहो, हिट एंड ट्रायल है वो करते रहोगे। मुझे बहुत मजा आया चित्रेश भैया आज इस आपके पे एक साथ। लाइन और ऐड करना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति 100 करोड़ कमाना चाहता है ना, उसको 100 करोड़ कमाना ही नहीं है भाई साहब, उसको केवल 1 करोड़ कमाना है। वो 1 करोड़ 100 करोड़ अपने आप बनते हैं। कैसे? क्योंकि जिसको 1 करोड़ कमाने की कला आ जाती है ना, उसके बाद तो खाली उसको कला को मल्टीप्लिकेशन बस करना है। 100 करोड़ कमाने के लिए कला नहीं चाहिए आपको, 1 करोड़ कमाने के लिए कला चाहिए, मेहनत चाहिए, फिर 1 से 100 अपने आप होते हैं। क्या बात है। जिस भी व्यक्ति ने 1 करोड़ कमाना सीख लिया ना, आप देखो जो व्यक्ति 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत करके एक बार 1 करोड़ का बेंचमार्क तोड़ दिया, उसके बाद वो 1 करोड़ से कब 5 पे पहुंच जाता पता नहीं चलता, 5 से 25 पे कब पहुंच जाता पता नहीं चलता, 25 से 100 पे कब पहुंचता पता, पर पहले 1 करोड़ के लिए उसको 10-15 साल घिसना पड़ता है। और एग्जाम्पल रियल एंड रेलिवेंट जो ऑडियंस को भी समझ में आ जाए, एक चैनल देखिए मनमोहन योगी, ठीक, जयराम योगी के नाम से, 10 साल से मेहनत कर रहा था वो, 10,000 सब्सक्राइबर थे आज से 4 महीने पहले, आज 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। 4 महीने में? 4 महीने में 5 लाख हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, शालिनी कपूर तिवारी, 6 महीने पहले छोटा सा चैनल था, आज उसके 4-5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो पहले 5-10 हजार सब्सक्राइबर बनाने में उसने बहुत मेहनत की, पर जब उसको एक बार 10 हजार सब्सक्राइबर बनाना आ गया ना, तो 10 से 20, 20 से 50, 50 से 1, 1 से 5 उसका फटाफट 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 हो गया। 10 साल मेहनत करने के बाद मनमोहन योगी 10,000 पे पहुंचे और 6 महीने में 10,000 से 5 लाख पे पहुंच गए। तो पहले 10,000 मुश्किल था ना, एक बार वो बैरियर टूटा, दो कट 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 कट। दोनों रेलेवेंट एग्जांपल, आप दोनों को जानते हो, बिल्कुल। ऑडियंस भी लोग उनको जानती मैं होगी। अभी एक किसी से मिला था एक इवेंट के अंदर, नाम अश्विनी नाम है उनका। मतलब मैंने अगस्त में चैनल शुरू किया था, तो मेरे लगभग 3.5 लाख के आसपास जो भी सब्सक्राइबर हैं। तो बात चल रही थी कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं कहा ठीक है भाई, अगला मोटिवेट कर रहा है। मैं कहा आपने कब शुरू किया था? कि 1.5 साल हो गया। कितने सब्सक्राइबर हैं? 3 मिलियन। मैं कहा 1.5 साल में 3 मिलियन? क्या सिर्फ एक ही काम किया है, कंटेंट बनाया और कुछ नहीं किया। सारे काम बंद कर दिए, जॉब छोड़ दी, इस पूरी शिद्दत से सिर्फ 1.5 साल से जो कमा रहा हूँ सब इसी में लगा रहा हूँ। जो आपने बात बोली, री इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो उसके पास ना हो, ऐसा कोई माइक है नहीं है जो उसके पास ना हो। बंदा उसने पास में एक पूरा फुल टाइम रख लिया, किचन में भी जाके कंटेंट बन रहा है, वॉशरूम में भी बन रहा है, मतलब फुल टाइम कंटेंट में है। तो उसका रिजल्ट दिखता है जब आप 100% आप देते हो। 100% ट्रू आपकी बात। सर जो वही बात जो अभी बीच में भी अपन ने कहा, आपका फोकस जहां जाएगा वहां एनर्जी फ्लो होगी, जहां एनर्जी फ्लो होगी वहां पैसा अपने आप आएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। चित्रेश भैया, मुझे तो बहुत मजा आया आज। बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी भी मिली जो मुझे भी मेरे कोचिंग बिजनेस को आगे लेके जाने में हेल्प कर लेगी। ऑडियंस को भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इस कंटेंट को कंज्यूम करके एक्शन में इम्प्लीमेंट कर दो, तो आप भी इस चेयर पे बैठे होगे बात करने के लिए
लोगों को गाइड करने के लिए। अगर आप चाहते हो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज सीखना, चित्रेश भैया अब फुल एक्टिव हो रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, आप उन्हें फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो मुझे लगता है ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि हमारा एक ही काम है, योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का दबा लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।